सबका स्वागत है इस कड़ी में देश के इतिहास के बादल चित्र में। यहाँ हम खुले दिल से बातचीत करते हैं और भविष्य की कल्पना करते हैं। यह कार्यक्रम चीन के आधिकारिक सहयोग से तैयार की गई एक कड़ी है, वास्तविकता और संस्कृति पर आधारित कार्यक्रम। आज हमने 4 भारी भरकम मेहमानों को भी खास तौर पर आमंत्रित किया है, जो खुद यहाँ मौजूद हैं। चेंग जियान, इस मुसीबत के सौदागर को इस कार्यक्रम की शुरुआत से लेकर योजना तक और लिखने से लेकर पूरे ढांचे की रचना तक सब कुछ मैंने खुद संभाला है। अब मंच पर कह रहे हैं कि आदमी बदल दो। यह मंच का सामूहिक फैसला है। चेंग जियान, तुम्हारी योग्यता अभी कुछ कम है। सबको यही लगता है कि तुम्हारे मौजूदा अनुभव के हिसाब से तुम इस स्तर की परियोजना नहीं संभाल पाओगे। तुम पहले जाकर तैयारियां कर लो। इस बार संचालन का काम हान युए को सौंपना ज्यादा ठीक रहेगा। चेंग जियान, यह कार्यक्रम मंच की मुख्य पेशकश है और सुनहरे समय में पूरे देश में प्रसारित होगा। यह तुम्हारे पहले के उन स्थानीय कार्यक्रमों से बिल्कुल अलग है। जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। हान युए, यह किस बड़े नेता का आदमी है? चेंग जियान, लियू प्रमुख। हान युए की पृष्ठभूमि क्या है? क्या मुझे खुद सामने आकर उसे परखना होगा? वह सिर काटना चाहता है। उसने मुझे चेंग जियान समझा क्या? लियू प्रमुख, असल में उसे पहला एपिसोड होस्ट करने देना भी कोई आसान काम नहीं। आखिरकार उसमें ऐसे बड़े मंच का अनुभव नहीं है। लाइव प्रसारण में अगर कहीं चूक हुई तो वह संभाल नहीं पाएगा। तो हम मौके का फायदा उठाकर आदमी बदल देंगे और बात अपने आप पटरी पर आ जाएगी। सीधी बात, इस कार्यक्रम की जड़ें आखिर उसने ही डाली हैं। अगर अभी जबरन उसे हटाया गया और वह ऊपर तक हंगामा कर गया तो मंच की इज्जत भी शायद अच्छी नहीं लगेगी। लियू अंकल, छोटे हान, जरा धीरज रखो। तुम्हारे लियू अंकल हैं ना? इस कार्यक्रम का संचालन तो पक्के तौर पर तुम्हारा ही होगा। निश्चिंत रहो। इस मंच पर हम छोटे हान के अलावा और किसमें इतनी काबिलियत है कि यह बोझ उठा सके? ठीक है। रियल टाइम डेटा पर नजर रखो। रेटिंग में कोई भी असामान्यता हो, अगली कड़ी में उसे सीधे हटा देना। अभी कृपया मुझे आप सभी से परिचय कराने की अनुमति दीजिए। हमारे देश द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित नवीनतम पीढ़ी की एदो पूर्ण दृश्य निमज्जन प्रणाली शुरू। निमज्जन दृश्य में प्रवेश हो रहा है। इस जोड़ी आंखों के जरिए हम आप सबको समय की दीवारें पार कराने वाले हैं। निमज्जन यानी प्राचीन और आधुनिक को जोड़ने का एक अनुभव, भविष्य की यात्रा की बातचीत। यह दृश्य इतना यथार्थ कैसे हो सकता है? हमारी आभासी तकनीक इस स्तर तक पहले ही पहुंच चुकी है। यह तो रियल टाइम विशेष प्रभाव है। कैसे मुमकिन है? निमज्जन के लिए इतनी उन्नत प्रभाव टीम कहां से लाई गई? इस स्तर का रेंडरिंग, पता नहीं कितना बजट जल गया होगा। प्रमुख, सुना है ये सब निमज्जन ने खुद जुटाए निवेश और टीम है। मंच का पैसा जरा भी नहीं खर्च हुआ। क्या यह उसने खुद किया? आज आइए इतिहास के उस भारी भरकम दरवाजे को खोल दें। एक तूफानी और अस्थिर टुकड़े में कदम रखना। जिस पहले आदमी से हमें बात करनी है वह 17 बरस की उम्र में संकट में प्राणों की शपथ ले बैठा। दरबारी गुट को साफ करना, निष्ठा दिखाने की जुगत, जीवन भर मेहनत और संयम, रात दिन बिना थके। इतिहास उसे यश देता है। मुर्गे की बांग के साथ उठ खड़ा होना, रात गहरी हो और नींद ना आए। यह वर्णन इतना जाना पहचाना कैसे लग रहा है? क्या कहीं वही ऐसा तो नहीं कि वह ही हो? कार्यक्रम की शुरुआत की पहली कड़ी, इतिहास का ऐसा विवादास्पद व्यक्तित्व, एक ऐसा सम्राट जो बिल्कुल मूर्ख नहीं था, फिर भी एक पराजित राज का बादशाह बन गया। लगभग वीरतापूर्ण मेहनत की एक कहानी। अंत में जो मिला वह था जिंगशान के उस पुराने कीकर के नीचे। वही बात, मैं मर जाऊं, पूर्वजों का सामना किए बिना सदियों की पीड़ादायक बातों के साथ। मारो, महल में घुसकर मारो। दरवाजा अब और नहीं संभल रहा। टक्कर मारो, जरूर टक्कर मारनी होगी। युआन सम्राट कहाँ है? हमारे युआन सम्राट आखिर हैं कहाँ? आज यही तो महान मिंग करारनामा होते ही मैं दाशुन आकाश के आदेश पर उठ खड़ा हुआ, जनता के हित में ऊपर आया। शहर तोड़ दो। यह दृश्य बहुत ही असली लग रहा है।
ऐसा लगता है जैसे सचमुच वहीं खड़े हों। सच में। कमाल है, कमाल। मिंग राजवंश का आखिरी सम्राट झू योजियान। तो वह हाओनन सम्राट था। कैसे हो सकता है कि वह हो? एक पराजित राज का बादशाह। कौन सी बात पेश करने लायक है? और फिर बात करने लायक क्या बचा? राजधानी तक नहीं संभल रही, बीवी बच्चों को भी बचा नहीं पाया, अब कहने को बचा ही क्या है। सबसे बेरहम तो राजघराने ही होते हैं। यह दरबारी क्या कर रहा है? पहला ही दृश्य कैसे? इसी तरह एक पराजित राजा का परिचय दे दिया जाए। झू योजियान की बदनामी और काबिलियत, वह तो बस अब और बुरा नहीं हो सकता। मुख्य स्वर्णिम कार्यक्रम की पहली टोली के रूप में बात करने वाले लोग। सबसे पहले तो तांग, सोंग, युआन, मिंग राजवंश जैसे जमाने की हान सम्राटों की। तुम्हें फेंगतियान मंदिर से बाहर होने का पता है ना? दुस्साहसिक बागी और अकेले ही मंदिर में घुसने की हिम्मत की। पश्चिमी हवा यहाँ, यह तो सचमुच उस दौर का निषिद्ध नगर है। यह तो समय और स्थान का प्रोजेक्शन है। स्वामी इस समय ठीक वहीं खड़े हैं। 337वें वर्ष के स्वर्गीय चोंगझेन 17वें वर्ष से तीसरी माह की 19वीं तिथि को निषिद्ध नगर में। असल में यही है मिंग का आखिरी सम्राट। आज तो आपको पहचान करवानी ही पड़ेगी। बाद के युग का दास 300 बरस की लंबी धारा को लांघकर इस तरह महान मिंग से चोंगझेन सम्राट के समक्ष तुम क्या कहा? तुम कहां से आया? भविष्य कभी हान तलवार ने अकेले काट डाला था, सफेद सांप से उठा था। यानी कि मेरी तकदीर आसमान ने मुझे सौंपी है। काओ बिन बगावत कर रहा है। पीले ड्रैगन को कियाओ जिंग की विजय प्राप्ति के लिए अर्पित करने का सम्मान आदर पूर्वक स्वीकार करता हूँ। तांग ताइजोंग के सेनानायक। इस पर दोहरी चाल चलकर द्वार के बाहर की भूमिका निभाई। सम्राट ताइजू के जन्मोत्सव पर भेजा। लाल आभा पूरे संसार पर छा गई। 3 दिन तक चारों ओर भी घूमी। सब कुछ स्वर्ग की इच्छा थी। अब वह बगावती भी अभी तक महान मिंग के पर्पल निषिद्ध नगर में तुम्हें पकड़ाने की जल्दी कर रहा है। भविष्य का इंसान क्या तुम्हारे लिए उसकी किस्मत का ढोल पीटने आया है? ली जिछेंग, इस बातचीत का तय समय असल में शरद पंचम वर्ष है, जब राजधानी ढही थी। शुरू में ही दर्शकों के होश उड़ा दिए। राजवंश के पतन का आखिरी पल। यह चेन जियान भी कुछ ज्यादा ही साहसी था। ऐसे समय पर उससे बात करना क्या संदेश देना चाहता है और दर्शकों से क्या समझने की उम्मीद रखता है? भला इससे बड़ा जोखिम क्या होगा? सीधे दिल दहला देने वाला है। सम्राट चोंगझेन, एक उजड़े हुए देश का राजा, नगर के पतन के समय क्या चेन जियान सचमुच नहीं समझता या जानबूझकर इस मधुमक्खी छत्ते में हाथ डाल रहा है? प्रमुख, यह सीधा प्रसारण शायद सही संभले ही नहीं। त्यानची 7वां वर्ष। शीजोंग गंभीर रूप से बीमार था। देश भीतर से खोखला हो चुका था। उससे मिलने से पहले शीजोंग ने उस समय बुलाया था एकमात्र वयस्क सम्राट को और उसका हाथ थाम लिया था, अंतिम आदेश छोड़ते हुए। मैं भाई को याओशुन की तरह समर्पित करता हूँ। सम्राट चोंगझेन, मैं 300 साल बाद समय की नदी को चीरते हुए सिर्फ अपनी आंखों से एक बार देखने आया हूँ। इस निरंतर चलती 276 वर्षों का साम्राज्य तंबू। आखिरी मालिक। यह आभासी रूप निर्माण तकनीक पहुंच चुकी है इतनी कि इंसान के भाव और आत्मा तक, हाव भाव और भाग्य सचमुच असली इंसान से रत्ती भर भी अलग नहीं। बिल्कुल पता नहीं चलता कि यह संख्यात्मक मॉडलिंग या विशेष प्रभावों का मेल है। अगर मैं प्रसारण कक्ष में न बैठा होता तो मुझे सचमुच यही लगता कि हम इस वक्त चोंगझेन 17वें वर्ष के पर्पल निषिद्ध नगर के मुख्य हॉल में तुम वाकई 300 साल बाद से आए हो। प्राचीन काल से केवल राज्य स्थापना और आज्ञा प्राप्त शासक ही स्वर्ग से शुभ संकेत पाने के योग्य माने जाते हैं। एक ही रात में मुझे अंदाजा नहीं था कि इस उजड़े हुए देश के स्वामी को महामहिम नगर द्वार अभी भी और सेनाएं अब तक नहीं झुकी। महान मिंग अब भी है महामहिम। फिर आप कैसे एक उजड़े हुए देश के राजा हो सकते हैं? मैं निवेदन करता हूँ, कृपया इस दुष्ट वचन को तुरंत दंडित कीजिए ताकि भीड़ भटके नहीं। सारे नातों को धिक्कार। सच्चाई से देखो और सुनो। युवा महाराज, तुम भविष्य से आए हो तो आज किस दिन में हूँ जानते हो? आज ली जिचेंग ने तर्जनी नगर पर कब्जा कर लिया है और राजधानी में प्रवेश का दिन है। भी यह महान मिंग के अंत की घड़ी है। छोड़ो 276 सालों से पहाड़ और नदियां अंततः मेरे हाथों में सौंप दी गईं। युवा महाराज, तुम मुझे बताओ, इसके बाद यह देश क्या सचमुच अपना नाम बदलकर महान शुन बन जाएगा? शेष राज्य ढहने को है। मंदिर और वेदियां राख हो गई हैं। हाजिर है महाराज। आपको ऐसा क्यों लग रहा है मानो मुक्ति मिल गई हो? मुक्ति? हाँ, इस पहाड़ और नदी की भारी जिम्मेदारी, लाखों प्रजा की आस, पूर्वजों की धरोहर। मैं बहुत देर से पछता रहा हूँ।
यह कोई नाटक नहीं है, यह तो इतिहास का जीता जागता पुनरावर्तन है। इस क्षण की शांति को फिर से जगाना किसी भी दर्द और रोष से कहीं अधिक। दिल चीर देने वाला है। देश टूटेगा, घर उजड़ेगा, कौन सच में। उस समय मेरे बड़े भाई ने यह घावों से भरा छिन्न भिन्न साम्राज्य मेरे हवाले करते समय बस एक ही बात कही थी कि मैं महान मिंग को फिर से खड़ा करूं। 17 साल हो गए, मैंने एक दिन भी आलस नहीं किया। हर रात मन ही मन पूछता रहा, आखिर कमी कहाँ रह गई? क्यों यह महान मिंग की सत्ता अब भी मेरे हाथों में इस हाल तक पहुंच गई, इतने तूफानी और बदलते हालात में। महाराज, राजवंश का उत्थान और पतन दरअसल इतिहास की बड़ी हेडलाइन है, जो अकेले किसी एक इंसान की ताकत से नहीं टलती। मिंग का सम्राट केवल महाराज अकेले नहीं है। युवा महाराज, आपने अब तक मुझे जवाब नहीं दिया। इसके बाद यह देश, लेकिन महान शुन मिंग के बाद महान शुन राजवंश नहीं होगा। यह महान शुन नहीं है। ली जिचेंग के तर्जनी नगर में घुस आने के बाद सचमुच आदेश जारी किए गए कि किसी को चोट पहुंचाने या लूटपाट करने की इजाजत नहीं, औरतों और बच्चों को मारने पर भी माफी नहीं, लोगों का दिल थामने के लिए। इसमें हैरत की कोई बात नहीं। एक दिन हाँ, सरकारी व्यवस्था पूरी तरह बिखर गई। फौजी बड़े बेकाबू हो गए। असल में हमेशा से फरमान और धर्माचार। कुछ ही दिनों बाद पश्चिमी मोर्चे की फौज और प्रहरी तितर बितर हो गए। लोगों को लूटने लगे, अधिकारियों को पीटने लगे। राजधानी में हाहाकार मच गया। रास्तों पर गूंज उठी। धुएं और आग ने सभ्यता की चमक बुझा दी। प्रजा का दिल टूट गया। ऐसा कैसे नहीं होता? और वह ली जिचेंग महल नगरी में घुसते ही असल में सोचा था महल पर कब्जा। सर्दियों की शराब का रंग और भी गहरा। पहले को निराश नहीं किया। दरबार में हलचल मच गई। वे मेरे ही दल के हैं, नाम कमा कर दिखाया। जबरन धन छीनना, सेना का अनुशासन ध्वस्त हो गया, इतिहास में दर्ज है। दरबार में हलचल मचाने के बाद अधिक समय नहीं बीता, तभी शानहाई दर्रे में एक बड़ा संकट आ खड़ा हुआ। कई दिनों तक पद पर रहने के बाद भी राजकीय कृपा प्राप्त। अच्छा, इतने संकीर्ण हृदय वाला, दृष्टि बहुत छोटी और सती पीढ़ी का, तुम्हें किस अधिकार से ड्रैगन सिंहासन पर बैठने की योग्यता हो सकती है? सम्राट, समस्त संसार के समक्ष। महाराज, युवा वीर, जैसा तुमने अभी कहा, ली जिचेंग शानहाई दर्रे की हार के कारण लौट आया। शानहाई दर्रा, वही हमारे महान मिंग की महान शक्ति। कैसा प्रचंड शत्रु, जिससे वह वहीं पराजित होकर भाग खाए, क्योंकि विद्रोही दर्रे में घुस आए। बाहर की खबर, बूट। वे सीमा पार के जंगली लोग शानहाई दर्रे को कैसे तोड़ सकते थे? महाराज, ली जिचेंग की हार शानहाई दर्रे में हुई। मिंग सेना के सामने नहीं, बल्कि माचू बूटों के सामने हुई। दोरगोन और वू सानगुई की सेना की हार। तब से अंततः पर्वत और नदियां बदल गईं, शासन हाथ से निकल गया। वू उपनाम वाला मिंग वंश के बाद महाराज, उपनाम चिन्ह। ली जिचेंग सच में तो बस एक मूर्ख गधा है। उसने शानहाई दर्रे की अनमोल रणनीतिक चाल तो हथिया ली, लेकिन कुछ ही दिनों में एक दमदार बाजी का कचूमर निकाल दिया। अपनी ही किस्मत का नाटक कहने वाली पटकथा। अगर मजबूती से कदम जमाए रखें और जनता का दिल थाम ले, तो शायद यह बन सकता था शानवंश का संस्थापक। कौन सोच सकता था? आखिर में माचू लोहे के नालों वाले घोड़ों ने शानहाई दर्रा रौंद डाला और मध्य भूमि पर अकेला राज कर लिया। माचू लोग दर्रे में घुस आए। यह सिर्फ मिंग वंश का अंत नहीं था, बल्कि पूरे चीनी सभ्यता पर आया एक बड़ा संकट था। बाद के युग का युवा वीर, क्या तुम मजाक कर रहे हो? विद्रोही सेना शानहाई दर्रे में माचू बूटों से हार गई। अकाल, बाहर के जंगली लोग इतनी बड़ी सैन्य ताकत कहां से लाएं? लोगों का मन बहकाने वाले झूठे बोल। महाराज, लगता है आज आपको अभी तक सच्चाई का पता नहीं। आज के माचू आपके लिए बहुत पहले ही उस सीमा से आगे निकल चुके थे जो कभी महाराज जानते थे। आखिरकार दोनों बार प्रलय से टकराए। मौके की ताक में सीमाओं की रक्षा को खाली छोड़ लियाओ की हालत बिगड़ती गई। दिन ढलते गए। पहले ही युद्ध की राह पकड़ ली। मिंग के अंत तक उनके पास तो माचू 8 ध्वजों की चुनी हुई सेना थी, जो 6 राज्यों में घुस गई। लिए आक्रमण का नेतृत्व किया। सबने मिलकर प्रतिरोध किया। इसके बाद गुटबंदी और गठबंधन। दोबारा तलाश। 8 बैनरों की रचना। तलाश के 8 बैनर। यहाँ के लश्कर को साथ लेकर बाहर स्थानांतरित किया जाए। स्थिति अब पूरी तरह बन चुकी है। हवा का रुख भी अब पलट चुका है। कभी के जियानझो की वह बेचारी लड़कियां अब सचमुच दयनीय हैं। शानहाई गुआन 1 साल। मंचू के अधीन निष्ठा भूमि 10 लाख के करीब। महाराज, उस समय यह उस साम्राज्य की विशाल धुरी थी जिसके हजारों घाव और सैकड़ों छेद थे। मरम्मत के समय सीमा पार बहुत पहले एक ऐसा शेर भेड़िया तैयार हो चुका था जो दामिंग के पहाड़ों और नदियों को उलट देने की ताकत रखता था। सीमा पर ठंड और गरीबी, 10 लाख की सेना कैसे पाली जाए? ऐसी बकवास, मुझे विश्वास नहीं। महाराज, इस बात पर विश्वास हो या न हो, बस हाल ही में ली जिचेंग के करीब शानहाई गुआन मंचू पहले ही बड़ी संख्या में सैनिक खो चुका था। देश उल्टा पड़ गया। बस समय मिलते ही दरवाजा तोड़कर भीतर घुसना। भूमि पर रहने वाले लोग आखिरकार
असंभव, असंभव। हाँ, मुझे अब तक कभी यह क्यों नहीं मिला? सिर्फ एक टुकड़े की त्वरित रिपोर्ट, बिंगुआन किला, सैन्य विभाग की दस्तावेजी रिपोर्ट। क्या बात है? क्या सबने मिलकर मेरी इतनी सारी कागजी बातों का मजाक नहीं बना दिया? वे सब मुझे धोखा दे रहे हैं। अराजक दरबार के मंत्री, बिंगुआन और देश सब मुझे धोखा दे रहे हैं। एक देश का सम्राट होकर क्या मेरी आंखों के ठीक नीचे ऐसी भारी उलटफेर मुझे सचमुच पता ही न चली? दुश्मन सीमा पर तलवारें तेज कर चुका है, फिर भी मुझे परत दर परत झूठी खबरों में उलझाए रखा गया। कितना दुखद और कितना व्यंग्यपूर्ण। हाँ, बिल्कुल यही सही कहा। मिंग राजवंश की सत्ता व्यवस्था जड़ों से ही सड़ चुकी थी। नीचे वाले ऊपर वालों को धोखा दें, ऊपर वाले दरबार को छलें। एक परत की ठगी। जब तक वह सम्राट की आंखों तक न पहुंच जाए, तब बस एक गुलाबी और चूने सी सफेद कागज की परत बचती है। जो मन चाहे उसे ढंक ले, यह कभी खोखली बात नहीं थी। जब दरबार की सीमा रक्षा नियंत्रण से बाहर हो जाए, तो हथियारबंद लोगों के पास बड़ा खेल खेलने का पूंजी बन जाती है और अंत में वही बड़ा हंगामा बन जाती है। वू सांगुई बिल्कुल बेवकूफ है। खुद किंग सेना को भीतर आने देगा। किंग सेना को भीतर आने देना। दरबार उसके पिता को पकड़ ले और उसकी पत्नी को हटा दे। 2 बार सांस भी नहीं ले पाएगा। ली जिचेंग और चोंग झेन पहले ही निष्ठुर और अधर्मी, बदले में वह किंग सेना को भीतर आने देना तो दूर की बात, उस कुत्ते सम्राट को अपने हाथों मार डालूं तो भी कर सकता हूँ। मैं भी कर दिखाऊंगा। तुम में थोड़ी सी भी खून की गर्मी है या नहीं? आत्मसमर्पण करना बाहरी जाति के आगे, यह मर्द का काम कैसे हो सकता है? खून की गर्मी, खून की गर्मी अनाज और भूसे से नहीं आती। सेनापति जो लोगों के दिल से उठती है। इस वक्त दा मिंग के पास और क्या बचा है? खाली जोश भरी बातें जो 8 बैनरों को रोक सकें। महाराज, हमारा यह राजवंश इस मुकाम तक किसी भी तरह से महाराज का उपकार नहीं है, बल्कि उस मंचू दरबार के दुष्ट मंत्रियों का है। सीमा पर सेना का आदान प्रदान हो रहा है। अगर वे ना होते जो बार बार सम्राट को धोखा देते रहे, हमारा महान मिंग देश, उसकी धरती और उसका राज आज इस हालत में कैसे आ जाता? ऐसा कहें तो हमारे महान मिंग को हटाकर उसकी जगह लेने के लिए यह तो नानजिंग पर चढ़ाई नहीं है, बल्कि शानहाई पास पर टूट पड़ी किंग सेना है। हाँ, 276 साल, सिर्फ 276 साल ही कहा। उस दिन मंगोल घुड़सवारों ने मध्य मैदानों को रौंद डाला था। 17 अध्यायों का अंत तक सीधा हिसाब नहीं हुआ। अब मेरी पीढ़ी के सिर पर फिर से दोहराया जाना है। राजवंश की हार से पूरे मध्य मैदान को रौंद दिया जाए, जिया हुआ जैसे साम्राज्य की स्थापित व्यवस्था। ली जिचेंग वाकई हजारों साल का पापी है। उसकी पूरी फजीहत कर दो। हजारों साल का पापी। मुझे तो यह टोपी आपके सिर पर पहनानी चाहिए, तभी ठीक बैठेगी। अगर आपकी नजर तेज न होती तो मैं सच में अपनी ही प्रतिभा पर इतराता। लेकिन महान मिंग आज तक आ पहुंचा है। महान मिंग के हजारों लोग मारे गए। क्या इसे यहीं खत्म समझें? सब कुछ गहरे पानी में डूबना ही होगा। आप इसे कोई आधुनिक कंपनी समझे हुए हैं कि बस टीम में घुस आए और किसी भी शेयर का मालिक बन बैठे। बाकी बातें अभी छोड़िए। सम्राटी शासन को ली जिचेंग को हजारों साल का पापी कहकर कोसना, इसमें एक रत्ती भर भी गलत नहीं। प्रोफेसर झाओ, आपकी यह बात कुछ बहुत एक तरफा है। दुनिया में जो काबिल है वही बैठता है। महान मिंग नहीं चला, सम्राटी शासन नहीं चला, ली जिचेंग भी नहीं चला, तो कोई और आकर संभाले। वंश बदलना ही पड़ता है। इतिहास में यही चला आया है। आप क्या बकवास कर रहे हैं? किसे बदला जाए और किसके बदले? क्या वह हमारी जाति का नहीं? क्या यह भी एक जैसा हो सकता है? जाओ साहब, आप पहले जरा ठहरिए। असल में दुनिया में ऐसा भी नहीं कि हान लोगों के अलावा और कोई काम ही न करे। जब मंगोलों ने पहली बार मध्य मैदानों में डेरा डाला था, तो भी लगभग 100 साल नहीं हुए थे। आप लोग जानते क्या हैं? ली जिचेंग सचमुच हजारों साल का पापी था। जब मंगोलों ने पहली बार मध्य मैदानों में डेरा डाला था, तो भी लगभग 100 साल नहीं हुए थे। आप लोग जानते क्या हैं? ली जिचेंग सचमुच हजारों साल का पापी था। पूरे किंग इतिहास को पलट कर देख लीजिए। कचरे में पड़े होकर भी कौन दुनिया जीतने का सपना नहीं देखता? कौन है जो किस्मत के हवाले नहीं, वीर और सर्वगुण संपन्न नहीं? हान गाओजू ने 3 फुट की तलवार उठाई, 400 साल का राजपाट खड़ा कर दिया। तांग ताइजोंग के साहित्य और सैन्य शक्ति के कारनामे, जिससे राजशाही का स्वर्णकाल बना। सोंग ताइजू ने 5 राजवंशों के अव्यवस्थित दौर को समाप्त किया और सांस्कृतिक शासन का मार्ग खोला। सब अपने अपने दौर के वीर शासक थे। राज्य की स्थापना करने वाले उज्जवल सम्राट। और मिंग के भव्य और वीर सम्राट की तो बात ही छोड़िए। उस वर्ष हु और लू को हटाकर चीनी भूमि को फिर से संभाला। युआन राजवंश की जड़ हिला दी। महान वीरता दिखाई। ऐसी गहरी आंतरिक शक्ति मुझे पूर्वजों और वंशजों के सामने शर्मिंदा करती है। सिर्फ वही महाशूभ जिजिन चेंग में घुसा और सत्ता छीन ली, लेकिन खुद को जरा भी भारी नहीं समझता। ना दिशा समझता, ना राह। बस लूटपाट और अराजकता जानता है, और वह चमक दमक भी बस पल भर की। यह नाम
किन ख्वाब की शिक्षा, उससे भी 1000 गुना ज्यादा सोचने लायक, बेहद ऐसा रूप, फिर इन सब पर आसमान की मर्जी कहां से आ गई। दाशुन झेंगतोंग, बस ड्रैगन का चोगा ओढ़ लेने से लुटेरों का राज खत्म हो जाता है। यह चेंजिए, मैं इससे सहमत नहीं हो सकता। ली जिचेंग ने झंडा उठाया, क्योंकि मिंग राजवंश पहले ही सड़ सड़कर ढेर हो चुका था। वह शुरू से ही एक बागी था। उसे क्या हक बनता है कि वह उठे और देश को संकट से उबारने की भारी जिम्मेदारी ले, जिसमें दम हो और फिर भी हाथ पर हाथ धरे बैठा रहे। वह युग के साथ गद्दारी है। इतिहास का कोई भी घास फूस सा हीरो क्यों न हो, लेकिन अगर उसमें थोड़ी सी भी दूरदृष्टि हो तो वह उससे कहीं बेहतर होगा। अगर ली जिचेंग के बीजिंग में प्रवेश करने के बाद वह हान के महान सम्राट गाउजू की तरह निषिद्ध नगर में कदम जमाकर व्यवस्था को दुरुस्त करे और गिरफ्त में लेकर दरबार को संभाले, फिर से सुधार और मेल मिलाप की कोशिश करे, तो राजवंश बदल देना और फिर हाथ पर हाथ धरे क्यों रहना, सीमांत के लोहे के घुड़सवारों को छोड़ देना। प्रोफेसर झाओ, आपकी सोच अब भी वहीं अटकी हुई है, हुआई और ची के पुराने ढांचे में। क्या किसी हान सम्राट को बदल देने से सत्ता की बागडोर? जरूर, दुनिया बदल ही जाएगी। मिंग राजवंश की लगभग 300 साल की सीख क्या इतनी गहरी नहीं है? वह भी तो आजादी से कम नहीं है। एक जाति पर जुल्म ढाना पड़ता है। क्या तुम जानते हो कि शुद्ध मंचू शासन के बाद मध्य भूमि ने कितनी मुसीबतें झेली थी? बाल कटवाना और वस्त्र बदलवाना, लिखित संस्कृति का उत्थान और कविता स्वर का ध्वंस। क्या इसे भी तरक्की कहते हैं? समझ से बाहर, बिल्कुल समझ में नहीं आता। युवा सरदार, क्या मैं आपसे आखिरी एक बात पूछ सकता हूँ? महामहिम, कृपा कीजिए, क्या हमारे महान मिंग को अब भी बचाया जा सकता है? अब इस मुकाम तक आकर इस सम्राट को क्या सच में आप यह पूछ रहे हैं? क्या महान मिंग को बचाया जा सकता है? जानते बूझते यह नाटक करना, लेकिन दिल पर जैसे पत्थर रखा हो। सबसे निराशाजनक बात, देखते रहना ही सबसे बड़ा पाप है और सब कुछ ढहते हुए देखना, फिर भी कुछ कर ना पाना। यह धीमी मौत, तुम्हें एक ही वार में मार देना ज्यादा कष्टदायक होगा। हे मिंग, युवा सरदार, तुम भविष्य से यहाँ आए हो तो तुम में निश्चित ही असाधारण हुनर होगा। तुमसे विनती है, महान मिंग को बचा लो, उसे बचाओ। यह बस कुछ ही पलों में त्यागी हुई इस सल्तनत की राख बन जाएगी। दरबारी अधीक्षक, ऐसा नहीं हो सकता, जल्दी से उठिए। महामहिम, आप अनंत गुणों के स्वामी हैं। महान मिंग आपसे घुटने नहीं टेक सकता। यह बूढ़ा सेवक आपके लिए घुटने टेकता है। आपसे विनती है, कृपा कर महान मिंग को बचाइए। क्या आपको अब भी साफ समझ नहीं आ रहा? महान मिंग अब बचाने की दवा से भी बाहर है। आज की महान मिंग में अंदर कुलीनों का रंग ढंग ही बचा है, बाहर शत्रु सीमा पर डटे हैं। साल दर साल की आपदाएं और इंसानी दिल बिखर चुके हैं। जीवनदान की किस्मत कब की लुट चुकी है। मैं विनम्रता पूर्वक महाराज के लिए इसे साफ कर दूं। सारी जिंदगी मेहनत की, पर अब का महान मिंग बीमारी में घिर चुका है। अब कोई दवा नहीं बची। महाराज, क्या बाहर की रेत की आहट सुन पा रहे हैं? इसी घड़ी हमने आपको शहर के बाहर भेज दिया है। युवराज, आप अब से 300 साल बाद तो मुझे अंतिम रास्ता भेज दीजिए। महाराज, अंतिम रास्ता, इसका क्या मतलब है? यह चोंगझेन सम्राट की आभासी छवि वाकई बहुत असली लग रही है। भले ही पता हो यह अभिनय है, उस पर्दे को चीर देने वाली निराशा फिर भी आदमी की सांसें रोक देती है। हाल के वर्षों के प्रमाणों के अनुसार मिंग के अंतिम सम्राट अपमान से बचने के लिए मई पर्वत की एक पुरानी बबूल के नीचे खुद को मार डाला और पीछे 1 पाउंड खून भरा पत्र छोड़ गया। हमारी हान जाति की धरती का अंतिम न्यायपूर्ण सम्राट है। आखिरकार इस मोड़ तक आ ही गए। हमारी हान जाति की धरती का अंतिम न्यायपूर्ण सम्राट है। आखिरकार इस मोड़ तक आ ही गए। महान मिंग, आखिर बची या मिट गई? भाई साहब, मैंने आपको निराश कर दिया। न सिर्फ महान मिंग के प्रति वफादारी न निभा सका, बल्कि इन 276 सालों की धरती धन दौलत को भी अपने हाथों से समर्पित कर दिया। युवराज, अभी अभी मैं पूछना चाहता था, पर हिम्मत ना हुई। क्या उन्होंने दुनिया पाली? क्या उन्होंने कभी हमारी महान मिंग की प्रजा से अच्छा बर्ताव किया? महाराज पूछना चाहते हैं, हान जाति की जनता से क्या यह अब भी स्वप्न उद्यान जैसे समय की तरह प्रधानमंत्री तक सिमट गया? सिर उठाना मुश्किल है क्या? मैं झाओ यिली के इस प्रजा से माफी चाहता हूँ। भाई सम्राट से हुई भूल चूक की भी क्षमा चाहता हूँ। मेरा यह जीवन अफसोस से भरा रहा। हालांकि जवाब पहले से मालूम था, फिर भी मैं अपनी जुबान से सुनना चाहता हूँ। मेरी महान मिंग की जनता राज्य नष्ट होने के बाद शायद शांति से जी सके। महाराज, महान मिंग के बाद से मंचू लोगों का मध्य देश में प्रवेश तय था और सम्राट का नाश होना ही था। नाश होना ही था। इसका क्या मतलब? युवराज, हमारा महान मिंग तो बस 276 साल ही चला। अगर उस साल मंगोलों ने राज भी ले लिया होता तो भी कोई यह न कहता कि सम्राट नष्ट हो चुका है। मंचू लुटेरों के प्रवेश के बाद, मध्य देश पर कब्जा जमाने के बाद भी पहला फरमान यह ही होता,
कानून और शासन में सुधार, सख्ती से महान मिंग की प्रजा को बसाना, हान पोशाक उतारना और मंचू रीति अपनाना, बोलचाल में सिर तो रहना पर कानून न रहना, कानून रहना पर जाति न रहना, पोशाक और ताज मिटाकर शासन को तेज करना, रूढ़ियों को तोड़कर लोगों की आस्था को अनुशासित करना, संस्कृति का अपमान असल में सत्ता की लालसा का नाम है जो न झुके। मार डालो। मैं दा मिंग की जनता हूँ, क्या वह इस अपमान को चुपचाप सह लेगी? दा मिंग की जनता कतई राजी नहीं थी, इसीलिए आगे चलकर नरसंहार हुआ। नरसंहार। नरसंहार। चोंगझेन 17वां वर्ष। किंग सेना ने गेट में प्रवेश किया। अगले साल तोड़ दिया गया दरबार। सेना ने शहर को घेरकर कत्लेआम किया। अनुशासन ने हर तरफ कहर ढाया। 10 दिन तक बिना रुके। इसे इतिहास में यांगझोउ के 10 दिन कहा जाता है। मृतकों की संख्या 80 लाख से भी ज्यादा। 80 लाख। उसी साल जियादिंग की जनता ने कानून का विरोध किया तो किंग सेना की 3 बार की दास्ता झेलनी पड़ी। मृतक 2 लाख से ज्यादा। उसी साल किंग सेना के जनरल। शहर टूटने के बाद पूरा शहर नहीं बचा। मृतक लगभग 17 लाख। 61 साल जियाशिंग का वर्ष। मृतक 10 लाख से 50 लाख तक। कुनशान का वर्ष। शहर टूटने के दिन 40,000 लोग मारे गए। 61 साल सिचुआन का महानरसंहार। मरे हुओं की गिनती कुछ ही दिनों में नहीं हो सकी। लाखों लोगों का खून पहाड़ों को लाल कर गया। 59 साल दातांग का वर्ष। पूरे शहर में बस 5 दिन बचे। नानचांग के रास्ते में 20,000 से ज्यादा प्राण राख बन गए। फेंगझोउ के रास्ते में लेखों में सबको कत्लेआम लिखा गया। 70 साल गुआंगझोउ का महानरसंहार। मृतक कई दसियों लाख। 53 साल चाओझू का वर्ष। 10 लाख से ज्यादा प्राण धूल में मिल गए। जहां तक नानशियों की बात है, जिंगशिंग, झोशान, जिनहुआंग, गांझो, होंगान, चांगशुई, हाननिंग, जिनान गांव पत्थर आड़े तिरछे खेतों में बिखरे थे। धुआं और आग पूरी तरह थम गई। उत्तर से दक्षिण तक, सीमांत चौकियों से लेकर दूरस्थ इलाकों तक। दा मिंग की आधी से ज्यादा जनता सब किसी नीली तलवार के नीचे काल के गाल में समा गए। वे हिम्मत ही कैसे करते, वे कर ही कैसे सकते थे? उन्हें भला कैसे हिम्मत होती? हिम्मत कहाँ थी भला? बिल्कुल यही तो बात है। आखिर माजरा क्या है? यांगझोउ के 10 दिन के अलावा जियादिंग की 3 हत्याएं। इतने लोग फिर भी बचे थे। फिर हमें पहले से क्यों पता नहीं था? इतिहास की किताबों में एक भी शब्द क्यों नहीं लिखा गया? बातचीत के रास्ते में, नानशियों के रास्ते में, जिंगशियन के रास्ते में, ये नाम मैंने तो कभी सुने ही नहीं। सीधे मौत के मुंह में धकेल दिया। आखिर कितने लोग मारे गए? ये आंकड़े तो इंसान को दोगुनी चक्कर में डाल दें। अगर यह सच है तो यह सिर्फ राजवंश बदलना नहीं होगा, बल्कि एक भारी तबाही होगी। जिले की शुद्धि। ये नरसंहार के अभिलेख मुख्यधारा के इतिहास की किताबों में भी नजर नहीं आते। यह चेन जियान कहाँ से निकला? कहीं यह शो के लिए खुद ही गड़ा हुआ तो नहीं? प्रोफेसर झाओ, क्या आपने ये घटनाएं सुनी हैं? क्या चेन जियान की बात सचमुच सही है? सोचा भी नहीं था। चेन जियान की देर मिंग और आरंभिक छिंग इतिहास पर यह पड़ताल इतनी गहराई तक जाएगी। उसने अभी जो बातें गिनाई वे सब सच हैं। हालांकि कुछ बारीकियां आगे पीछे हो सकती हैं, लेकिन ये घटनाएं स्थानीय इतिहास ग्रंथों, लोक स्मृतियों में और हाल के वर्षों में धीरे धीरे खोले गए छिंग राजवंश के अभिलेखों में सब में साफ दर्ज है। और हाल के वर्षों में धीरे धीरे खोले गए छिंग राजवंश के अभिलेखों में सब में साफ दर्ज है। पूरे छिंग के लोग, पूरे छिंग के चप्पलधारी मार डाला जाए। हाँ, मार ही डाला जाए। युचांग ने आदेश दिया था कि प्रजा को ही सबसे ऊपर माने। ऐसे अपने ही लोगों का कत्लेआम करके भविष्य में राज्य कैसे स्थिर रह पाएगा और देश को कैसे संभालेगा? एक तरह से कहें तो उन्होंने वाकई सफलता पाली। छिंग ने हत्या के बल पर रास्ता बनाया और बहुत जल्दी अधीनस्थ क्षेत्रों को अपने कब्जे में ले लिया। यह हान भूमि खुशी से नए शासक की तलवे चाटने वाली मंडली बन गई। महाराज, क्या आप वहां देख रहे हैं? वह मेरा राजमहल है। नहीं, वह निषिद्ध नगर नहीं, वह तो हमारी चीनी सभ्यता है। छिंग के उत्तराधिकार प्रवेश को यह कतई चू हान युद्ध के बाद राजवंशों की अदला बदली नहीं थी, नहीं सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण। यह हमारी चीनी सभ्यता थी, हान लोगों की दुनिया, जिसने उसी क्षण से 300 वर्षों की स्थिति का अंत कर दिया। 300 वर्ष। महाराज, आज जो मरा है वह सिर्फ दा मिंग नहीं, मरने वाले तो हम हान लोग हैं। मैं पूर्वजों और राजवंश के सामने शर्मिंदा हूँ। विद्वान साहस, विद्वान सफलता दोनों पर शर्म आती है और सारी प्रजा के सामने भी शर्मिंदा हूँ। महाराज, 17 वर्षों से सिंहासन पर बैठे मुझे 17 वर्ष हो गए। मैंने रात दिन एक कर दिया, कभी एक दिन भी राज्य और किसानों को नहीं भूला। मेरी ही पुण्य शक्ति कम थी, मेरी ही क्षमता नाकाफी थी। आखिर ऊपर वाला मेरे दामिंग को मिटाना ही क्यों चाहता है? क्या सचमुच स्वर्ग दामिंग को मिटाना चाहता है? 300 वर्ष। चीनी सभ्यता के लिए 300 वर्ष बहुत कम पड़ गए। सितारों की सुनो तो, दा मिंग के पतन का कारण था कि चोंगझेन न तो उदार था न दयालु। उसके प्रति मेरी भी अपनी कमजोरियां थीं। फिर 17 साल तक बहुत ठंडा भी रहा, तो उसका फल भी भुगतना पड़ा। शायद
सच में कुदरत की यही मर्जी है। महाराज, क्या आपको पता है आज का दामिंग असल में किस दिशा में जा रहा है? उस दौर का दामिंग अंदरूनी मुसीबतों और बाहरी संकटों से घिरा था, जैसे फांसी का फंदा धीरे धीरे और कसता जा रहा था। मिंग राजवंश के लिए सांस लेने की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। सिवाय ली ज़िछेंग के तब के दामिंग क्या कोई और धमकी भी है? मिंग वंश के आखिरी दौर में वैश्विक लघु हिमयुग की सर्द लहर धीरे धीरे पूरे हवाशिया भूभाग पर छा गई। देश भर का तापमान अचानक गिर गया और उत्तर चीन और जियांग हवाई क्षेत्र को मुख्य रूप से सर्दियों के महीनों में कड़ी ठंड हड्डियों तक उतरती थी। गर्मी में भी बर्फबारी होने लगी। कृषि उत्पादन बहुत घट गया, अनाज की उपज घटी और यहाँ तक कि अकाल तक की नौबत आ गई। और उत्तर पश्चिम जैसे इलाकों में हर तरफ लाल धरती ही लाल धरती थी। लगातार सूखे और नम मिट्टी पर बराबर कहर बरपा। क्या हाल और बिगड़ा। भयंकर आपदाएं यहीं तक नहीं रुकती थी। इसे उजड़े गांव और मुरझाए दिन कहकर भी पूरा बयान नहीं किया जा सकता। झूठा शेर था वह। आसमान और सूरज को ढक देने वाली पीली धूल के बीच लड़ाई जहां जहां से गुजरी, घास पेड़ सब झड़ गए। हर बड़े संकट के बाद बड़ी महामारी आती ही है। भूख और तबाही लगातार बढ़ती गई। अराजकता का दौर और भयानक होता गया। चूहे की महामारी। अशांति के इस अप्रैल में उत्तर के गांवों में तो अक्सर 10 में से 9 घर सूने पड़ जाते थे। इस मोड़ तक सामाजिक व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। जनजीवन टूटकर बिखर गया। यह अब कोई शब्द नहीं रह गया जिससे उस हाल को बयान किया जा सके। मिंग वंश क्या सचमुच इतनी भयावह हालत तक जा पहुंचा था? मानो ऊपर वाला भी हमारे हुआशिया सभ्यता के साथ एक बेरहम मजाक कर रहा हो। जैसे खुद आसमान मैदान में उतर आया हो। इस 200 से भी ज्यादा साल की समृद्धि को जारी रखना और उसे आपदा के बीच निगल जाना। 10 में से 9 घर सूने। मैं नहीं चाहता कि हमारा महान मिंग यहीं आकर ढह जाए। मुझे तो लगा था बस मन सही रहे और कोई कसर न छोड़ी जाए तो रात हो या दिन मेहनत ही मेहनत होगी तो जरूर उफनती धारा को पूजा अर्चना से मोड़ लेंगे। असल में सब कुछ व्यर्थ था, सब व्यर्थ ही था। महाराज, मिंग वंश, मिंग वंश, मिंग वंश, मिंग वंश। यह तो आसमान ही मिंग वंश को मिटाना चाहता है। मिंग वंश आखिरकार अतीत की बात बनकर रह गया। इस इतिहास को पलटकर देखें, जो बचा है बस अफसोस ही अफसोस। बस यही कहा जा सकता है मिंग वंश की किस्मत वाकई खत्म हो चुकी थी। बस जरा सी कसर रह गई थी। अगर उसे थोड़ा और वक्त मिल जाता तो शायद मिंग इस झटके को टाल जाता। किस्मत की मार देखिए, आसमान ने भी साथ नहीं दिया और उम्र भी ढल गई। भावनाएं भी आसानी से बहक जाती हैं। हमारी वीआर तकनीक वाकई दिन पर दिन कमाल करती जा रही है। यह जानते हुए भी कि यह आभासी दृश्य है, फिर भी इसमें डूब ही जाता हूँ। अगर मिंग आज तक टिक पाता तो शायद बाद की बहुत सी बातें कभी घटती ही नहीं। मैं ऐसा नहीं मानता। वंशों का उत्थान और पतन अपने नियम रखते हैं। बहुत सी बातें टाली नहीं जा सकती। अगर मुझसे कहो तो मिंग की छिपी मुसीबतें झांग जुरेंग के सुधारों से ही चांदी के मानक लागू होने के समय खरीदी गई थी। ली जोंग का झांग जुरेंग के प्रति उस दौर की चांदी का दर्जा मैंने भी कुछ समझ लिया था। पहले इससे जुड़े विषयों से सामना हुआ था, कुछ होमवर्क भी किया था। प्रोफेसर झाओ, यह चांदी का दर्जा आखिर है क्या? जिसे हम चांदी का दर्जा कहते हैं वह इसलिए था कि झांग जूझेंग के कार्यकाल में वानली नए शासन काल में एक निश्चित मुद्रा प्रणाली स्थापित की गई और एक सख्त कोड़ा कानून लागू किया गया। करों को चांदी में बदला गया। शुल्कों की गणना श्वेत चांदी में होने लगी, जिससे श्वेत चांदी बन गई। देश की अर्थव्यवस्था की मुख्य मुद्रा और चांदी प्रधान तथा सहयोगी व्यवस्था बन गई। मिंग आरंभ में जारी दामिंग बाओचाओ दरबार द्वारा खुलकर छापे जाने से उसका भरोसा टूट गया और कागजी मुद्रा की कीमत बहुत गिर गई, जिससे बड़े पैमाने के व्यापार को सहारा देना मुश्किल हो गया। बाजार खुद ही पहले से श्वेत चांदी की ओर मुड़ चुका था। झांग जूझेंग ने एक सख्त कोड़ा कानून लागू किया और जमीन कर को औपचारिक रूप से शुल्कों व अन्य तमाम करों को मिलाकर एक साथ श्वेत चांदी में वसूलना शुरू किया। इस तरह राज्य आदेश की शक्ल में श्वेत चांदी की व्यवस्था आधिकारिक रूप से तय हो गई। श्वेत चांदी की आर्थिक व्यवस्था में केंद्रीय भूमिका, यानी बाद में लोग जिसे कहते हैं चांदी का दर्जा। लेकिन महोदय ली ने अभी अभी कहा था कि मिंग राजवंश का पतन असल में चांदी के दर्जे से ही शुरू हुआ था। क्या यह व्यवस्था खुद में ही गड़बड़ थी? लेकिन महोदय ली ने अभी अभी कहा था कि मिंग राजवंश का पतन असल में चांदी के दर्जे से ही शुरू हुआ था। क्या यह व्यवस्था खुद में ही गड़बड़ थी? तब की परिस्थितियों में श्वेत चांदी न केवल उपयोगी थी बल्कि यह कहा जा सकता है कि सबसे उपयुक्त विकल्प थी। उसने कर प्रणाली को भी सरल किया और वित्तीय पारदर्शिता भी बढ़ाई, साथ ही केंद्र की नियंत्रण क्षमता भी। थोड़े समय में अर्थव्यवस्था को संभाल लिया और मिंग को बना दिया दुनिया की चांदी का संगम स्थल और वैश्विक व्यापारिक जाल से जोड़ दिया। जियांगनान का हस्तशिल्प, विदेशी व्यापार सब साथ साथ फलने फूलने लगे। यह सुनने में क्या अच्छी बात नहीं लगती? हाँ,
लेकिन इसमें छिपा संकट भी था। जब मिंग की वित्त व्यवस्था बहुत हद तक श्वेत चांदी के प्रवाह पर निर्भर हो गई, तब समस्या सामने आई। जैसे ही श्वेत चांदी का आयात तेजी से घटा, देश के भीतर तुरंत मुद्रा संकुचन का संकट आ गया। किसानों को कर चुकाने के लिए अनाज बेचकर चांदी लेनी पड़ती थी। अगर उस समय चांदी की कीमत बढ़ जाए और अनाज की कीमतें गिर जाएं, तो उनका असल कर भार कई गुना बढ़ जाता। खासकर उत्तर पश्चिम जैसे गरीब और सूखे इलाकों में, जहां वैसे भी चांदी की भारी कमी थी, चांदी जैसी कीमती वस्तु की कीमत और भी बढ़ गई। यही भी तो मिंग के अंत का जनविद्रोह भड़कने का एक अहम आर्थिक कारण था। युवा साहब, आज आप यहाँ आए हैं तो क्या बात की पीढ़ी की ओर से मेरी गलती का हल निकालने आए हैं? युवा साहब, आज आप यहाँ आए हैं तो क्या बात की पीढ़ी की ओर से मेरी गलती का हल निकालने आए हैं? सच में मैं ही दोषी हूं। मेरे इन 17 सालों पर ही दोष जाता है, दुरुपयोग और अकार्य, एक मंदबुद्धि शासक। अफसोस, मैंने इस हान परिवार का यह हिमालयी साम्राज्य खो दिया, हुआशिया को तलवार से अलग कर दिया। 300 वर्षों की सभ्यता की ज्योति। चोंगझेन सम्राट। पता नहीं क्यों दिल में ऐसा लग रहा था जैसे कोई दबाव हो। मानो दिल में कोई चीज चुभ रही हो। सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। चोंगझेन मूल रूप से कुछ सिफलत पर काम पर जाना था, जिसे तैयार किया गया था। वह उत्तराधिकारी सम्राट था। वह झूयान के हाथों सिंहासन पर बैठाया गया था। यह 1000 चोटों और 100 छेदों वाला विशाल तीर उसके हाथों 17 साल तक टिक सका। शायद यही आखिरी हद थी। महान शीत सम्राट के पास एक नजर में समझ में नहीं आता। सारी बात का ठीकरा चोंगझेन पर फोड़ दिया। बहुत भारी। प्राचीन सम्राटों के लिए सबसे भयावह बात पीछे से बदनाम होना ही बेहतर है। यहाँ तक कि तांग ताइजोंग भी, मिंग चेंगजू वह वीर शासक, अंतिम घड़ी तक भी बच पाना कठिन था। किंग इतिहास की निंदा से कलंकित होना। चोंगझेन सम्राट, हमारा हुआशिया सभ्यता, अंतिम हान जाति का सम्राट। वंश बदलना, यह युग की समृद्धि का चुनाव था जो किसी एक व्यक्ति से पलट नहीं जाता। आज का महान मिंग पहले ही हवा में सूखी बांस की तरह है। भले ही महामहिम नहीं भी रहे, फिर भी बचना मुश्किल है। अगली पीढ़ी के शासक के हाथों में अंत की ओर बढ़ते हुए बाद की पीढ़ियों के लिए क्या कहें। महान मिंग को हमारे हान लोगों ने अपने देवतुल्य कारनामों से हमारे हुआशिया को दुनिया की चोटी तक पहुंचाया। हम जैसे लोगों में क्या काबिलियत है महामहिम के सामने। आज मैं यहाँ आप पर दोष मढ़ने नहीं आया हूँ। राज्य का पतन होने पर भी मैं उंगली उठाने नहीं आया। अज्ञानी और नाकारा शासक है। मैं यहाँ यह बताने आया हूँ, चोंगझेन सम्राट, हमारा हुआशिया सभ्यता फिर से दुनिया की चोटी पर खड़ा है। स्वर्ग और धरती के रंगमंच के केंद्र में लौट आए। तुम लोग, हमारे पूर्वज, पहले ही पूरी तरह माचुओं को खदेड़ चुके हैं। हुआशिया की रक्षा करते हुए नई नगरी बसाई फिर से कानों में गूंजता है। महान मिंग कभी पूरे संसार में एक छत्र था। चारों समुद्रों पर उसका दबदबा था। वह स्वर्ग का आदेश और सम्राटी ठाठ कभी भी आने वाली पीढ़ियों ने नहीं भुलाया। हम हमेशा से इसके लिए लड़ते आए हैं ताकि देश समृद्ध और शक्तिशाली बने। हान गांव जो स्वयं संकट में पड़े थे नृशंस लोगों के हाथों, जब तक हान वो सम्राट का समय आया, सैकड़ों वर्षों की नींव पड़ चुकी थी। अंत में किन शी हुआंग को चुना गया। हमारा हुआशिया का गौरव पुनः संभालना, उसी राह पर चलना भी है, सिर्फ इसलिए कि देश फिर से समृद्ध युग की चोटी पर लौट आए। उस सम्राट के अधीन समूची दुनिया को वश में करने वाली सभ्यता को फिर से दुनिया में खड़ा करना। महामहिम, आज यहाँ आने वाला बाद का व्यक्ति, महान मिंग के राज्य के पतन के दिन, बेटे की बारात। मैं सिर्फ आपको एक बात बताने आया हूँ। वान राजवंश का अंत निकट है। भाग्य की तुलना कौन कर सकता है? मनुष्य तो क्या, पर्वत नदियां भी किसे हमेशा अपना स्वामी मानती हैं। हमारा हान और श्या का सभ्य संसार निश्चय ही सदा अटल रहेगा। महाराज को राज्य की चिंता करने की जरूरत नहीं। उपनाम बदलकर भी चिंता से कैसे बचा जाए। हमारा हान और श्या का सभ्य संसार यदि पतन की इच्छा भी हो तो उसे भी गड़गड़ाती हुई और प्रचंड रीति से होना चाहिए। इज्जत, गड़गड़ाती हुई और प्रचंड। अब भला इज्जत की बात कहाँ बची है? जैसे मेरा समृद्ध हान और श्या बेटे को लगता है कि आपके बाद मिंग सच में नष्ट हो गया होगा। क्या ऐसा है ना? मिंग के प्रति निष्ठावान लोग कभी टूटे नहीं। हान और श्या का सभ्य संसार फिर भला कैसे राजी खुशी यूं ही सर झुका दे, हमेशा के लिए सम्मान पूर्वक पहला स्थान लेने को। यदि सारे संसार के लोग वाकई मिंग के लिए अब जरा भी लगाव न रखें तो वे नरसंहार आखिर क्यों उठते? बेटे को अब भी याद है क्या? फान वेन, न्यायालय का प्रमुख अधिकारी फान वेन का आदमी था। मैं कैसे न याद रखूं? उस साल उसे धन धान्य दान करने को कहा गया था। वह उसी तरह का बूढ़ा मंत्री था जिसने सबसे ज्यादा उकसाया। फान वेन वानली के 41वें वर्ष, जिनके आरंभ में प्राचीन पदोन्नति अधिकारी, लेखा विभाग के चयन कार्यालय के अधीन कनिष्ठ अधिकारी, ताईचांग मंदिर के झाओछिंग, चोंगझेन के 17वें वर्ष, तीसरे महीने की 19वीं, ली जिचेंग ने शहर पर कब्जा किया और चैंग शेन हो वह यहीं रही, एक बड़ी हस्ती बनकर। दस्युओं को नष्ट करना और शर्म धोना संभव नहीं रहा। मरते हुए भी 16 बार से भी ज्यादा घावों का बदला, अनमोल शिक्षा, 10 वर्ष और 58। उसकी पत्नी की भावनाएं, बच्चे, कई लोग उसके साथ मौत को गए। पूरा घर वफादार और वीरों से भरा था, एक भी जीवित न बचा। बेटे को अब भी याद है क्या? ली युआनलू, गृह मंत्रालय का मंत्री ली युआनलू, वानली के 47वें वर्ष, जिनके आरंभ में तीसरे महीने की 19वीं, राजधानी गिर पड़ी। बेटे को सीख मिली।
ली युआनलू को पा लेने के बाद एक चौकी की पूरी सफाई कर दी। दरबार के कुलीनों ने 3 बार प्रणाम किया, अपने हाथ से लिख दिया, दक्षिणी राजधानी अब भी मरकर भी हिस्सों में बंटी न रहे, एक भी आघात से तुम्हें न छू ले, मेरी लाश तोड़ डालो। पूरा का पूरा सफाया कर दिया। फिर घर में स्वयं को बंद कर लिया। 52 वर्ष। उसकी पत्नी, रखैले और बेटे सभी ने प्राण त्याग कर दिया। पूरा घर वफादार और वीरों से भरा था। बेटे को अब भी याद है क्या? लिन यीछू, वू लिनझेंग, झो फेंगशियन, मा शिकी, लियू वेनपी, गोंग योंगू, चांग छिंगजी, ली बांगहुआ, शी बाओयाओ। याद रखो, क्या मैं भूल सकता हूँ? दाली मंदिर के उपमंत्री लिन इकू, ताईचांग मंदिर के उपमंत्री वू लिनझेंग, हनलिन के झो फेंगशियांग, मा शिखी, शिंगले मार्क्विस लियू वेनबी, माजीदू के उप प्रमुख गोंग योंगजू, जिनई वेई के कमांडर चांग छिंगजी, बाय शाही निरीक्षक ली बांगहुआ, उप शाही निरीक्षक शिबाओयाओ, दाली मंदिर के उपमंत्री लिन इकू। सुनिए, पैरों तक में मौत की सौगंध, पूरी तरह सजा धजा, कगार पर चूहे की तरह खुद को बांध रखा है। ताईचांग मंदिर के उपमंत्री वू लिनझेंग, पश्चिमी द्वार की रक्षा, आखिरी सांस तक लड़ना, शहर टूटते ही सड़क किनारे फांसी लगा ली। झो फेंगशियांग, हनलिन की सुंदरी। यूं सुनिए, अंत पर पहुंचकर मौत को गले लगाने वाला गुरु खुद ही प्राण त्याग दिए। मां शिखी, हनलिन की सुंदरी। यूं खबर मिलते ही घोड़ा लेकर डटकर युद्ध किया, फिर पोशाक सवार ली, घर में ही प्राण दे दिया। शिंगले मार्क्विस लियू वेनबी, परिवार सहित डटकर रक्षा करते हुए सम्राट की सवारी बचाई। भ्रष्टाचार विरोधी गुलेल शेर, पूरा परिवार आत्मदाह कर बैठा। मां झीदू के उप प्रमुख योंग हमेशा रहे। शहर टूटने के समय पुत्री को राजकुमारी लिंगक्यू को समर्पित कर दिया। रास्ता रोकते हुए नीच दासी बन गई। जिनई वेई के कमांडर चांग छिंगजी, परिवार सहित डटकर लड़ते हुए आखिरी सांस तक, तुरंत ही मिट गया। और एक है श्वेत कुआं राजकुमार वेई शिचुन, नगर द्वार की रक्षा में युद्ध करते हुए पूरा परिवार आत्मदाह कर बैठा। हुबू के सहायक सचिव फांग युएगोंग, भारी प्रतिध्वनि उठी, इसे ही मिंग के रूप में। युद्ध मंत्रालय के मंत्री जिन शुआंग, खुद को नदी में कूदकर डुबो दिया। उसकी मां, उसका भाई, एक ही तरह की तालीम। जिनई वेई के हजारों बाघ और सैनिकों का एक साथ मिलना, कगार पर खड़े होकर पूरा सज धज कर आत्मदाह करना। दामिंग, अरे दामिंग, महाराज दामिंग, खत्म हो गया। बहुत ही असली, हर बारीकी सच जैसी लगती है। हमें उस दौर में लौटा लाई जब राजधानी ढह गई थी। दरबार के सभी अधिकारी, राजवंश के कुलीन, सब देश के लिए शहीद हो गए। ऐसी वीरता, ऐसा जज्बा, दामिंग वाकई इसके लायक है। दोबारा फिर से यह वह इतिहास से बिल्कुल अलग है जो मैंने पढ़ा था। मिंग राजवंश के सामंती राजकुमार इतने रक्तरंजित भी हो सकते थे, ऊपर से सम्राट तक, नीचे से शहीद आत्माओं तक। राज परिवार, दरबारी मंत्री, ज्यादातर देश के लिए बलिदान हो गए। उन्होंने अपनी जिंदगी देकर दामिंग के लिए छोड़ दी आखिरी इज्जत। यह दृश्य भी कमाल का असली है, सचमुच दिल दहला देता है। आंसू रुकते ही नहीं, ऐसा झटका यहाँ तक कि फिल्में भी आसानी से नहीं मिलती। कहा जाता है बोबई शीचुआन, शीचुआन फांग्युए एक साथ, दूधिया कविता जिनशुए, कियानहू एक बेल जैसी सुंदरी, ये नाम वगैरह आज तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। और उन झू परिवार के राजकुमारों को भी इतनी बेरहमी से हेमेन में मौत के मुंह में धकेल दिया। प्रधान व्यवस्थापक, मैं इस अंक की शुरुआत देखकर लगभग दंग रह गया। टीआरपी तो हर वक्त चढ़ी रहती है। यह तो पहले ही मंच के इतिहास रिकॉर्ड तोड़ चुका है, अभी पूरे देश में टॉप रेटिंग पर है। अब इस हालात में उसे फिर से हटाना चाहो, मुझे डर है आसान नहीं होगा। यह शरारती बंदा लगता है मैं सचमुच एक काम का न रहने वाला राजा हूँ। दुनिया में इतने लोग होते हुए भी मगर दगमगते मिंग के लिए जान देने को बस मैं ही बचा हूँ। लेकिन मैं बार बार लोगों को पहचान नहीं पाता। महाराज, यह बात बिल्कुल भी आपकी भूल नहीं है महाराज। इस देश की डगमगाती हालत पहले से ही दशकों से। अगर आप महाराज पूरी ताकत से संभाल न रहे होते तो कृपा का ऋण कब का चुक चुका होता। ये दिलासा देने वाली बातें अब और कहने की जरूरत नहीं। युवा राजकुमार चेंगेन और उनकी बातें, मेरे मन में 7-8 हिस्सा तो साफ हो ही चुका है, लेकिन मैं फिर भी चाहता हूँ अपने कानों से सुनूं कि तुम कहो कि बाद की पीढ़ियों में तुम लोगों की नजर में मैं आखिर कैसा राजा था। बाद की पीढ़ियों का चोंगझेन सम्राट पर आकलन शायद सुनने में अच्छा न लगे।
छिंग वंश के झांग टिंगयू द्वारा लिखे। मिंग स्टोन स्तंभ में बड़े धूमधाम से दर्ज है। इतिहास में ऐसा ही लिखा है। अपने शासनकाल के 17वें वर्ष में शासन सुधारने में जिए नहीं, चिंता और बेचैनी से भरे, राज्य चलाने की फिक्र में डूबे रहे। कीमती काम बहुत पहले ही बचाने लायक भी नहीं रहा। सौभाग्य से कई बार संदेह कर सही परख लिया, यही सबसे बढ़िया था। परख लेते तो बेवजह की मेहरबानी कम पड़ती, पर गुस्सा चढ़े तो फैसले ही बिगड़ जाते। अब के नौकरशाह गिनी चुनी अहम जगहों पर गलतियां ठुकराना और चूक जाना, बस दफ्तर की बातें ही संभालते हैं। कोई तेज तर्रार सम्राट नहीं, बल्कि राज्य की पोषक शक्ति बनना चाहिए। पुराने राज के बचे खुचे लोगों को बहकाकर अपनी तरफ करना, रमंडी और आलसी व्यापारियों को हटाकर पूरी ताकत से 7 साल तक संभाले रखा, और इसे कोई अच्छी योजना भी नहीं माना। दुष्ट अधिकारियों ने सही रीति से काम नहीं किया। गुओ के सेनापति जुजोंग को भी समाज के पतन का पूरा अंदाजा था, बस ईश्वरीय आदेशों के सहारे। बेकार की बकवास, सब बेकार की बकवास है। बाद की पीढ़ियां मेरे बल पर हर बात को बिल्कुल सटीक मानती हैं, तो फिर बकवास कहां से हुई? सम्राट मिंग राजवंश के अंतिम दिन एक छोटे सिपाही पर टूटी आपदा। सफेद शिविर की सूखी रूखी अर्थव्यवस्था, जमीन और जन का एक साथ छिन जाना, भीतर और बाहर दोनों ओर घिरा हुआ युद्ध स्थिति। अब लौटाना असंभव था। कोई भी यहाँ इस संकट में पड़ सकता है, चाहे कितने ही वीर और बुद्धिमान क्यों न हो। बच निकलना भी आसान नहीं। युग और व्यवस्था का पतन घड़ी की तरह कसकर बंधा हुआ। अपनी ही ताकत से पूरी व्यवस्था के पतन का सामना करने जाना और एक बाहरी नायक बन जाना, यह महामहिम के लिए बिल्कुल न्यायसंगत नहीं। महामहिम ने काफी कर लिया है, वक्त आ गया है, अब ज्यादा दूर नहीं। महामहिम, विद्रोहियों ने पहले ही निषिद्ध नगर पर कब्जा कर लिया है। दुर्भाग्य से मैं अंत तक आपसे मिल न सका। हमारी हान संस्कृति के पुनर्जागरण का दिन आ पहुंचा है। क्या महामहिम मिलना चाहेंगे? एक बार जाकर देख लीजिए। महान मिंग के बाद चीनी जगत के उत्कर्ष का युग। चेन जियान यह क्या करने की सोच रहा है? नियत प्रक्रिया में इस चरण की तो कोई जगह ही नहीं। वह तो मौके पर जाकर अपना हुनर दिखा रहा है। एक मृत राष्ट्र के सम्राट को साथ लेकर नए चीन को देखने जाना। इतिहास की दो बिल्कुल अलग धारणाएं एक बार टकराई तो कितना बड़ा खतरा होगा, उसे पता नहीं है क्या? बहुत गड़बड़ हो जाएगी। यह तो सीधा सीधा एक लाइव कहानी है। चेन जियान की बात का क्या मतलब है? क्या वह सच में सम्राट चोंगझेन को मंच पर लाने की सोच रहा है? जबकि उसे पता है कि यह एक आभासी तकनीक है, लेकिन मैं फिर भी चाहता हूँ कि हान वंश के इस अंतिम सम्राट को अपनी आंखों से देख सकूं। हम हान लोगों की आज की शान। हमारे पूर्वज तो ऊंचे दर्जे के दिव्य पुरुष हैं। जोंगशान महोदय ने उस समय जीमिन शाओलिंग भी यही चाहा था। अगर अब ऐसा मौका मिल जाए सामने तो मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? लेकिन मानना तो पड़ेगा, चेन जियान की यह योजना वाकई बेहद मौलिक है। पापा जी, कृपया थोड़ा और सोच लीजिए। महामहिम, महामहिम आइए। अच्छा, महामहिम आपका स्वागत है 300 साल बाद की दुनिया में। यह स्थान ही 300 साल बाद का संसार है। रॉकेट प्रक्षेपण की प्रक्रिया शुरू होती है। 3, 2, 1 आग लगा दो। अरे बाप रे, रॉकेट फिर से दाग दिया गया। वह क्या है? वह रॉकेट है। मिंग राजवंश के शुरुआती वर्षों में एक अग्रदूत था जिसका नाम वानहू था। उसने अपनी 47 टुकड़ियों में से सबसे बड़े रॉकेट को एक कुर्सी से बांध दिया और हाथ में पतंग लिए, यह सोचकर कि इसी से वह आसमान में उड़ जाएगा। रॉकेट फट गया, वानहू की मौत हो गई। यह मानव इतिहास का दर्ज किया हुआ प्रसंग है। सबसे पहले मानव वाहक उड़ान का प्रयास, तब के महान मिंग का वह सपना जो पूरा न हो सका। हम कर पाए। रॉकेट 5 पीढ़ियों में इसका जिक्र जरूर मिलता है। सोचा न था तुम लोग इतना कमाल कर दोगे। लगता है आज का ह्वाश्या वाकई शिखर पर पहुंच चुका है। यहाँ तक कि ऐसी अनोखी और चतुर उपलब्धियां भी अब इस स्तर तक विकसित हो चुकी हैं। महाराज, यह रॉकेट उपग्रह बिल्कुल कोई मामूली करिश्मा नहीं है। महाराज ने कभी देखा है हमारे ह्वाश्या सम्राट का असली नमूना? पुराने योंगल सम्राट के समय का पहला झेनहे समुद्री अभियान समुद्री नक्शे के लिए बनाया गया था। झेनल्यू को इसकी कुछ समझ थी। जैसा महाराज ने कहा, लेकिन यह चित्र
असल में योंगल सम्राट के आदेश से बनाए गए पश्चिमी महासागर के नक्शों का है। हालांकि इसे व्यापार के नाम पर किया गया था, दरअसल हमारे देश की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए था और सम्राट के मार्गदर्शन का प्रमाण था। भविष्य की पीढ़ियों के लिए यह अनमोल नक्शा छोड़ने के लिए। महाराज कृपा कर फिर से देखिए, 300 साल बाद की दुनिया। यह तो महाराज यही असली दुनिया है। वाशिया जहां स्थित है, जिस तक दृष्टि जाती है, सब पहाड़ों और नदियों की अपनी मूल छटा है। जो महाराज ने अभी देखा वह आकाश में उठी हुई वस्तु है, जिसमें सवार होकर आसानी से निहारा जा सकता है दुनिया का पूरा रूप दिखाने वाले उपग्रह को। उपग्रह महाराज, आप उपग्रह को आकाश नेत्र समझ सकते हैं। जब वह नीले आकाश की अनंत सीमा तक उठ जाता है तो हमारी सहायता कर सकता है कि हम देख सकें पूरा वाशिया का भूभाग, बल्कि समूचे विश्व के राज्यों तक। महाराज के सामने यह जो अवशेष चित्र है वह इसी उपग्रह से नवाकाश की ऊंचाइयों से खींचा गया है। आज महाराज अब भी मानते हैं कि यह कोई मामूली करिश्मा है क्या? यह तो दिव्य चमत्कार है। महाराज क्या जानते हैं, नीला आकाशी तलवार स्वयं समझ जाएगा। आकाशीय रूप, गति की ऊर्जा की गणना, स्थिर नियमों की संख्या। यह उपग्रह नीले आकाशी तलवार जैसी क्षमता रखता है और इसकी सीमा बस इतनी ही नहीं। हमारे देश ने पहले ही कई उपग्रह प्रक्षेपित किए हैं, मौसम संबंधी उपग्रह, जिनसे मौसम का अनुमान लगाया जा सके और मौसम की निगरानी की जा सके ताकि आपदाओं का पहले से अलर्ट मिल सके। समुद्री उपग्रह भी हैं, जिनसे समुद्री धाराओं की दिशा जानी जा सके और जल रंग के बदलाव देखे जा सके ताकि हजारों ली समुद्र नदियों पर नजर रखी जा सके। इसके अलावा संसाधन उपग्रह हैं, जिनसे देश की भूमि देखी जा सके और अनाज उत्पादन, पर्यावरण निगरानी। पर्यावरणीय उपग्रह जो व्यापक क्षेत्र में पर्यावरणीय आपदाओं की निगरानी करते हैं। दूर संवेदी उपग्रह, बहुचित्र भूमि दर्शन, सूक्ष्मतम तक सब साफ दिख जाता है। वाह! इन सब के साथ नवाकाश में टंगी आंखें, हम केवल नतमस्तक हो सकते हैं। इस पूरे विस्तृत भूभाग पर आने वाले तूफान का पूर्वाभास किया जा सकता है। मंद पड़ते मौसम का कहर पहले ही समझ में आ जाता है। पहले ही भूकंप और पर्वतों के टूटने की चेतावनी मिल जाती है ताकि सुरक्षा की तैयारी पहले से हो सके और लोगों को आपदा से बचाया जा सके, जिससे प्रजा को इधर उधर भटकने का दुख कम झेलना पड़े। कितनी शानदार बात है, कितना चकित कर देने वाला। इस तरह कहें तो यह चीन का यह पर्वत और नदियां तथा पूरे संसार के देश, क्या यह आकाश के नीचे ही नहीं है? मंत्री इसे देखकर विनम्रता पूर्वक निवेदन करता है, निश्चय ही असाधारण प्रतिभा है। हमारा देश का तारा आसमान में उठ खड़ा हुआ है। किसी अर्थ में यही तो चीन है, पुनः समृद्ध और शक्तिशाली होने का प्रतीक। यही तो सम्राट चोंगझेन है, जिन्होंने अपनी आंखों से तीरों को आकाश चीरते देखा ताकि उन्हें स्वयं साक्षी बना दिया जाए। 300 साल बाद यह देश किस प्रकार के रूप में दुनिया में खड़ा होगा? वह क्या है? वह विमान है। विमान। उस विमान के भीतर दरअसल लोग सवार हैं। स्वाभाविक है कि उसमें मनुष्य होंगे। महामहिम, आज के लोग अब उस पर सवार होकर आकाश की सीमा तक जा सकते हैं, सुबह से उत्तर की सीमा तक नजर पड़ने वाली धरती। सोचा भी न था कि 600 साल बाद मनुष्य यहां तक पहुंच जाएगा। यह पर्वत और नदियां इतनी भव्य हो जाएंगी। युवक, क्या मैं 3 बातें पूछ सकता हूं? महामहिम, कृपया कहिए। पहली बात, आप लोग अब अपने देश को मिंग वंश के प्रति किस नजर से देखते हैं? मैं महामहिम को एक जगह ले जाना चाहता हूं। यह स्थान है। पिताजी, हम यहाँ क्यों आए हैं? मैं जुआ पार्क जाना चाहता हूँ। क्योंकि यह हमारी जड़ है। यहाँ कितना सुंदर लग रहा है। झू युआनझांग महाराज यहीं रहते थे। उन्हें यह देखकर बहुत खुशी होती होगी। बिल्कुल खुश होते होंगे। छोटा राजकुमार हर साल उन्हें देखने आता है और उनकी पूजा करता है। झू महाराज स्वर्ग में होंगे, उन्हें निश्चय ही बहुत सुकून मिलता होगा। बिल्कुल। यहाँ यह जगह है महान मिंग के संस्थापक सम्राट ताइजू झू युआनझांग का समाधि स्थल। महामहिम, अगर रोना है तो रो लीजिए। इस समय इस स्थान पर कोई आपको या मुझे देख नहीं सकता। भविष्य के युवक, मेरी हंसी मत उड़ाइए। बेइजिंग के पतन के दिन महामहिम स्वर्ग नहीं लौट सके और शाओलिंग जाकर श्रद्धांजलि भी न दे सके। आज एक दिल की इच्छा पूरी हो गई। सभी मेहमानों, आप सबके पीछे यह है वन पर्वतों से घिरी पवित्र भूमि। दरअसल महान मिंग के संस्थापक सम्राट ताइजू झू युआनझांग और सम्राज्ञी श्याओसिगाओ के संयुक्त समाधि स्थल है मिंग शाओलिंग। तब सम्राट ताइजू ने मंग युआन को खदेड़ दिया। निराश हान जाति ने महान मिंग राजवंश की स्थापना की। हमारी हान जाति के राजवंश को बचाओ, दुनिया की चोटी पर फिर से लौटो और फिर से अपनी ख्याति चमकाओ। सन 1360
लोंगवान की लड़ाई। यहाँ सम्राट ताइजू ने दुश्मन की जल सेना को पूरी तरह धूल चटा दी। सिर्फ यिंगतियान को बचाया ही नहीं बल्कि पूरे हालात का रूख भी पलट दिया, ताकि बाद की पीढ़ियों के लिए देश की नींव मजबूत हो और एक पक्की बुनियाद रखी जाए। सचमुच समझ नहीं आता इस मिंग में ऐसा क्या खास है, इतने लोग इसे देखने क्यों आए हैं। अगर इतिहास को निष्पक्ष नजर से देखा जाए, मिंग राजवंश में सचमुच ऐसे सैनिक थे जिनका नाम इतिहास में दर्ज है, और कुछ यात्री भी थे जिन्होंने दक्षिणी विद्रोहियों पर वार किया। लेकिन आज हम यहाँ सिर्फ देखने नहीं आए हैं, इन पत्थर और ईंटों को सिर्फ देखने नहीं, बल्कि यह महसूस करने आए हैं एक जीवंत इतिहास को जो आज तक धड़क रहा है और जो आज तक चलता आ रहा है। सांस्कृतिक आत्मा, सांस्कृतिक विरासत, हमारी पुरखों की वंशावली आगे बढ़ती है। पहले कुछ पन्नों में ही मिंग का जिक्र है, लेकिन उस समय मेरे पूर्वज तो सिर्फ पीली धरती पर नाक रगड़ने वाले किसान थे। सामंती व्यवस्था में एक ही बात, अकाल और युद्ध और बेशुमार धन दौलत। बस कुछ हल्के फुल्के शब्दों में शायद कई पीढ़ियों तक के लोग हों जिनकी सांसें अटकी रहती हों। ऐसी इतिहास कथा, भला उसमें क्या सराहने लायक है पुराने जमाने की। अगर मिंग का अंत न हुआ होता और युआन के अंत की उथल पुथल नहीं होती, तो फिर वाशिया को दोबारा गढ़ने की बात ही क्या होती। आपके पूर्वज क्या युद्ध की आग में जिंदा बच सकते थे और अपनी यह लहू की नस छोड़ जाते? मुझे तो लगता है यही सबसे बड़ा सवाल है। आप कहाँ से आए हैं? आप कौन सा राजवंश कर वसूली और बेगार से नहीं चला? सब पर कहीं न कहीं बोझ ही पड़ा। तो फिर आज क्या भविष्य में आप भी इस युग को कोसेंगे कि इसने आपका दम घोंट दिया? इंसान होकर जरा तर्क की बात कीजिए। इतिहास को देखने के लिए निष्पक्ष नजर चाहिए। आप तो बस जबान से मामला झाड़ रहे हैं, जबान से मामला झाड़ रहे हैं। अगर मिंग ना होता तो आपको अपने पूर्वज का पता भी कभी न चलता। यह जबान से मामला झाड़ना नहीं है। बिना सबके कहाँ कोई घर परिवार बनता है? सभ्यता ना रहे तो नस्ल भी नहीं बचती। जनाब, बहुत बढ़िया कहा। हम इतिहास को याद रखते हैं न सिर्फ धूल में बिखरे खून के आंसू देखने के लिए, बल्कि धूल के ऊपर उठे फिर से बने मंदिरों को भी देखने के लिए। इसमें कोई विरोधाभास नहीं। यही तो संघर्ष की असली बात है। अगर मेहनत न होती, मिंग राजवंश के बाद हमारी सभ्यता वाकई बहुत कठिन मोड़ों से गुजरी है। लेकिन जरा सोचिए, अगर उस समय मिंग ताइजू झू युआनझांग की दिव्य प्रेरणा ने युआन होम्बू की स्थापना न की होती, यदि महान मिंग न होती, तो इन लगभग 300 वर्षों की संचित शक्ति और गहराई तो हमारी चीनी सभ्यता शायद महामहिम। जाइए, परदादा से मिलाइए। वह महान मिंग राजवंश अपने भीतर ही उस समय निस्संदेह पहले से कहीं अधिक परदादा, अपने वंशजों को निराश नहीं करते। महापूज्य पूर्वज को प्रणाम। अरे अरे, यह एक वार कमाल है, सचमुच देवदत्त वार। सुगना को मिंग के पूर्वजों को प्रणाम कराओ। सुगना को भी अब बात समझ आ जानी चाहिए। किस कारण? मुझे तो लगता है आंखों के सामने यह सब किसी मंचन जैसा नहीं, मानो यह सचमुच घट रहा हो। यह समाधि उद्यान का वातावरण उस दौर की तुलना में और भी अधिक गंभीर और भव्य है, क्योंकि हमने मिंग की बागडोर संभाली है। जीन की वैधता के लिए मिंग के पूर्वज ने पहाड़ और नदियां समेट ली थीं। वंशजों को असंख्य पीढ़ियों तक सदैव श्रद्धा से प्रणाम करना चाहिए। यदि पूर्वजों की आत्मा सचमुच है तो उन्हें अवश्य ही सुकून मिलेगा भविष्य की इस बात पर। यह तो वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला है। महामहिम, अभी आपने 3 प्रश्न पूछे थे। पहले प्रश्न का उत्तर मिल चुका है, न मालूम दूसरे प्रश्न का क्या। मेरा दूसरा प्रश्न है, आज आपके देश ने क्या कभी चीनी प्रजा से अच्छा व्यवहार किया है? महामहिम, कानों सुनी बात हवा हो जाती है। यह दूसरा प्रश्न। मेरे साथ आइए। नहीं जाऊंगा, कह दिया ना, नहीं जाऊंगा। तुम लोग बेकार की बकवास बंद करो। ली दहाई, तुम समझते हो कि हम यहाँ तुमसे मोल भाव करने आए हैं क्या? आज की यह बात तुम्हारी मर्जी से नहीं होगी, तुम्हें जाना ही होगा। नहीं जाऊंगा तो हम उठाकर तुम्हें ले जाएंगे। यह राजसी बलपूर्वक आज्ञा और क्रूर हुंकार एक हो गई। महामहिम, धैर्य रखिए। तुम काफी हो गया। मैंने कहा नहीं जाऊंगा तो नहीं जाऊंगा। यह मेरी अपनी जान, अपनी मर्जी भी नहीं चला सकता क्या? नहीं जाऊंगा। तुम यही जिद पर अड़े रहो। मरने की ठान ली है क्या? तुम समझते हो किसे बहला पाओगे? मरना भी हो तो मुझे मंजूर है, तुम लोगों की जरूरत नहीं। इस उद्धारक की निकालो।
सबको बाहर निकालो। अरे भाई ली, जरा शांत हो जाओ, मेरी बात सुनो। जिले के अस्पताल की जांच रिपोर्ट कोई ड्रामा नहीं है। विशेषज्ञों ने भी कहा है अभी पैसा जुटाने की संभावना बहुत बड़ी है। पैसे की बात तुम चिंता मत करो, गांव में भी कुछ मदद मिल जाएगी। कोई न कोई उपाय सोचो, क्या कोई रास्ता निकलेगा। अस्पताल तो जैसे बिना तल का कुआं है, वह जो भी कीमती सामान है एक झटके में सारी सुनहरी चीजें भी पानी की तरह बह जाएंगी। ली दहाई, तुम इतने सीधे साधे और जिद्दी क्यों हो? झो शियाओफेंग, तुम तो सरकारी खाने के आदी हो, तुम समझते क्या हो? हम एक ही परिवार हैं। सुबह उठते ही 1 साल की कमाई डकार जाना, दांतों तले बचत करना, तभी तो 4, 5, 10 हजार झटक लेंगे। पिताजी शहर में मजदूरी करते हैं, अभी तो बस बात चल रही है। घर की खरीद बिक्री में अभी बहुत बड़ा फासला है। मेरी इस बार की बारी है। अंदर जाते ही बस कई 10 हजार। पैसे आखिर आएंगे कहाँ से? उधार लो, कर्ज तोड़ो, लोहा बेचो, बच्चे का भविष्य भी झोंक दो। इस पुरानी हड्डी ने इस घर को बसाया है, सिर्फ मेरे कारण नहीं। इस घर को बर्बाद कर दूं। बच्चे का रास्ता अभी लंबा है। ओल्ड ली, तुम्हारी समझ पर ताला पड़ गया है क्या? तुम्हारा बेटा हर महीने पैसे भेजता है, तुम्हारी बीमारी का इलाज है, कई 10 हजार, मेरी जान से भी ज्यादा जरूरी। छोटे चेन, मैं तुम्हें साफ साफ बता देता हूँ, इस बड़े पहाड़ों में कई 10 हजार, वह इस बूढ़ी हड्डी से भी, मेरी जान से भी ज्यादा कीमती है, लायक है। तुम लोग कस्बे और जिले में बहुत देख चुके हो, हम पहाड़ी गरीबी को नहीं समझते। मेरी बच्ची, वह जान लगाकर ही बाहर निकली थी। शहर में पांव जमाना, आसमान चढ़ने से भी मुश्किल। वह जो बचत करती है, पैसा नहीं, उसका आधी जिंदगी का भरोसा है। वह बहू बेटी ससुराल की बड़ी बहू है। मेरी यह बीमारी, अगर उसकी यह आखिरी आस भी खोखली हो गई तो मैं 10 साल और जी लूं तब भी क्या? दिल में एक सुकून की रत्ती भर भी रह जाएगी क्या? मैं यह बाप हूँ क्या? बाप होना भी कोई बाप होना हुआ। बाबा, छोटे चेन, तुम लोग, तुम दोनों, मैंने तुम्हें 1000 बार समझाया नहीं था? मेरे बेटे को मत बताना, उसे मत बताना। तुम लोग मुझे मार ही डालना चाहते हो क्या? छोटे चेन को मत बताना। क्या हमें दोनों को और गांव के सारे लोगों को भी एक साथ उसे छिपाना है? बस आंखें फाड़ फाड़ कर देखते रहो कि तुम अस्पताल में हो, बीमारी को लाचार हालत तक घसीट दिया। देखना, वह बाद में लौटेगा तो सिर्फ कब्र पर रोएगा क्या? बाप, तुम कुछ मत कहो, कुछ भी मत कहो। ओल्ड ली, तुम पहले घबराओ मत। हम आने से पहले जिला अस्पताल के साथ पहले ही बात कर चुके थे। तुम्हारे घर की हालत हमेशा सरकारी सुरक्षा नीति का लाभ उठाती रही है। अभी रोगी देख रहे हैं, सबसे उच्च स्तर की चिकित्सकीय सहायता और सुरक्षा का माध्यम। लाओ लीजी, खर्चों का हिसाब बिल्कुल सटीक है। हमारी नीति के अनुसार रिम्बर्स कर लो। जेब से तुम्हें खुद ही देना है, सिर्फ कुल खर्च ही नहीं, 1-2% भी कम नहीं। इतना सा पैसा बचाने के लिए तुम बस दिल पर मत लो। शहर को इतनी जल्दी क्यों ला दिया? तो फिर यही सब खत्म नहीं हो जाता क्या? पिताजी, मैं अस्पताल जा रहा हूँ। ठीक है क्या? जितना भी खर्च हो मैं सब उठाऊंगा। मेरे हाथ पांव सब सही सलामत है, मैं कमा सकता हूँ। मुफ्त सहारा, यह आखिर किस तरह की नीति है? महामहिम, यह हमारे देश की एक कल्याणकारी नीति है जिसे ग्रामीण 5 सुरक्षा और देखभाल व्यवस्था कहा जाता है। खास तौर पर गांव के बुजुर्गों, विधवाओं, अनाथों और अकेले लोगों के लिए जिनका कोई सहारा नहीं, न मेहनत करनी पड़े, न कमाने का साधन हो, ऐसे दुखियों के लिए बनाई गई है। देश उनकी देखभाल का दायित्व उठाता है ताकि उनकी बुनियादी जिंदगी चलती रहे और भूख प्यास से भटकना न पड़े। कल्याणकारी नीति और विस्तार से, तभी तो कहा गया है। आखिर यह 5 सुरक्षा किस किस चीज की गारंटी देती है? भोजन, कपड़ा, आवास, चिकित्सा, यदि वह बुजुर्ग हो तो अंतिम संस्कार का भी प्रबंध, यदि वह अनाथ हो तो उसकी शिक्षा की व्यवस्था। नहीं, भोजन, चावल, आटा, अनाज, तेल उपलब्ध कराना, सब्जियां और मांसाहार, यहाँ तक कि रसोई की आग तक। कपड़ा, चारों मौसम के कपड़े देना, सर्दी से बचाने वाले गद्देदार कपड़े। आवास, मरम्मत से बचाने के लिए या फिर केंद्रित रूप से रहने की जगह उपलब्ध कराना, शरण का प्रयास न करें। चिकित्सा, सबसे जरूरी, ताकि उसकी बीमारी का इलाज हो सके। यदि बाहर ले जाना असुविधाजनक हो तो रहने की जगह पर ही विशेष लोग दवा, भोजन और देखभाल करें। बुजुर्गों का दफनन भी, ताकि उनका जीवन अंत तक सम्मान पूर्वक और सुकून से पूरा हो। अनाथों की शिक्षा, ताकि छोटे बच्चे भी पढ़ लिख सकें और बर्बाद न हो। 5 सुरक्षा, जीवन भर से लेकर मृत्यु तक सबकी जिम्मेदारी ली जाती है। यह कैसी पहचान है? 5 सुरक्षा, जीवन भर से लेकर मृत्यु तक सबकी जिम्मेदारी ली जाती है। यह आखिर किस तरह की पहचान है? उस दौर में मैं सीमा की सेना के भोजन तक का इंतजाम नहीं कर पाया। कीड़े मकोड़ों का कहर, जनता खेतों को देखते हुए बस एक उजड़ी सूनी तस्वीर। मुझे तो यह भी नहीं पता था कि देश ऐसा भी हो सकता है। महामहिम, 5 सुरक्षा वाली शासन व्यवस्था और उसके बाद भी लगातार बेहतर होती रही, विशेष रूप से कठोर जन आपूर्ति प्रणाली। लेकिन यह तो हमारा हुआ शिया, 1000 सालों में पहले कभी न हुई पहल। यह केवल प्रशासनिक उपलब्धि नहीं है, बल्कि राष्ट्र का सर्वोच्च, जनता की ओर से सदी के अंत में लिया गया वचन। इस धरती पर कोई भी छोड़ा नहीं जाएगा। ऐसी जन आपूर्ति, कितने लाकड़ सोने चांदी खर्च होंगे।
सके। दुनिया में शायद ही कोई दूसरा होगा जो अकेला पड़े वही सबका सहारा बने। यह बोझ कैसे उठा पाएगा? महामहिम, हमारे साम्राज्य में यह बोझ नहीं है, जनता ही तो राज्य है। राष्ट्र की संपदा जनता से ली जाती है, जनता के काम आती है। हमारी अडिग आस्था है विकास, इसलिए कि हर एक इंसान और अधिक सम्मान से जी सके। इसीलिए चाहे कितनी ही मुश्किल आए, यह संकल्प नहीं डिगेगा। यही है जनता को केंद्र में रखना, ताकि हुआशिया का कोई भी बेटा बेटी इस पूर्वजों की धरती पर गरीबी में घबराकर, अकेलेपन में बेसहारा होकर जनता के लिए, हमारे पूर्वज और देश अपना सब कुछ न्योछावर करने को तैयार हैं। पिताजी, धीरे धीरे आइए, जल्दी नहीं। हाँ हाँ, समझ गया। मेरी इस पुरानी हड्डी का अब भी दमखम बाकी है। आप लोगों को ऐसे धीरे धीरे ढील नहीं देनी चाहिए। बूढ़ेली, अस्पताल की तरफ सब व्यवस्थित कर दिया गया है। आप इस बार जब जाएं तो बस एक ही काम है, शांति से इलाज कराइए। बाकी किसी बात की चिंता मत कीजिए। इलाज का खर्च देश की नीतियों के तहत आपकी पूरी तरह से व्यवस्था कर रहा है। राष्ट्र, जनता का सहारा, इस सपनों वाले महान हुआशिया, क्या यही नहीं होना चाहिए? चाहे खजाना तंग ही क्यों ना हो, फिर भी सबसे कमजोर लोगों को पहले बचाना होगा। यही तो असली जनशासन है। ऐसी नीतियों वाला देश अपने लोगों से प्यार कैसे नहीं करेगा और करोड़ों लोगों का दिल कैसे नहीं जीतेगा? यह महामहिम, यह तो हमारे साम्राज्य ने जन जन के लिए बनाई हुई राह है। कितनी भव्य है। युवक, भले ही मैं इस बात की गूढ़ योजना न समझूं, लेकिन इतने दूर दराज पहाड़ों में भी टिके रहकर ऐसा असली काम बनाना बहुत भारी खर्च मांगता है। जरूर यह पूरे देश की ताकत झोंकने जैसा होगा। इन पहाड़ों के बीच आखिर इतनी आपात सैन्य जरूरतें क्या हैं, या फिर छिपा कर रखे गए देश की तकदीर से जुड़े अमूल्य रत्न? इन पहाड़ों में न कोई सैन्य जरूरत है, न कोई खजाना। इन पहाड़ों में सिर्फ जनता है। जहाँ जनता नहीं, सड़क और पुल वहां तक ही पहुंचते हैं, ताकि ऊंचे पहाड़ भी सिर झुकाएं। नदी को राह दो, पहाड़ों को सिर झुकाने दो। नदी को राह दो। आपका यह प्रश्न और उत्तर मैं सुन चुका हूँ, बिल्कुल सटीक। उसने ठोस और असरदार गरीबी उन्मूलन और आधारभूत निर्माण परियोजनाओं का इस्तेमाल किया, ताकि देश जनता के प्रति अपनी गंभीरता दिखा सके। यही है जनता को आधार मानना। देश की गरीबी उन्मूलन नीति सामाजिक की निचली रेखा को मजबूती से थाम लिया। अलोन हो या सबसे कमजोर हालात में भी कोई व्यक्ति, उसे भी छोड़ा नहीं जाएगा। उसे सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार मिलेगा। दुनिया को खुली नजर से देखना, कमजोर समूहों की चिंता को इतनी पूरी तरह लागू करना, ऐसा व्यवस्थित देश वाकई बहुत कम है। वास्तव में इलाज और दवा की व्यवस्था न करना, 95% से अधिक प्रतिपूर्ति कर पाना, ऐसी सुरक्षा व्यवस्था, हमें भी कुछ ईर्ष्या होती है। इतनी ज्यादा प्रतिपूर्ति कर पाना, यह तो क्या यह लगभग राज्य के पूरे खर्च पर नहीं हुआ? यही तो हमारे देश का संकल्प है। बीमारी का इलाज करा सके, अस्पताल में भर्ती हो सके। यह सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि बूढ़े और आम लोगों को बचाने का तरीका भी है। किसी बड़ी बीमारी की वजह से फिर से गरीबी की मजबूत रेखा में न गिर पड़े। दूसरा प्रश्न यह दृश्य है, इस उत्तर की मुझे जानकारी नहीं। महामहिम, क्या आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट? ऐसे दृश्य कौन संतुष्ट नहीं होगा? यही तो मेरे महान मिंग के स्वप्न में चाहा गया समृद्ध युग है। यह मैं हूँ जिसने प्रजा के साथ अन्याय किया। महामहिम, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न पहले ही उत्तरित किया जा चुका है, साहस कर पूछता हूँ। तीसरा प्रश्न क्या है? बीते समय में ताइजू होंगू सम्राट ने मंगयुआन को खदेड़कर हुआशिया को पुनर्जीवित किया। सारी दुनिया में चेंगजू योंगले सम्राट ने 7 बार पश्चिमी महासागर की यात्राएं की, 5 दफा उत्तर की ओर चढ़ाई की, योंगले के समृद्ध युग की रचना की। देश देशांतर से राजदूत आए, मेरे महान मिंग को पहुंचा दिया दुनिया की चोटी तक। सभी देश उसे आदर से देखे। मुझसे लेकर अब तक पर्वत नदियां बदल गईं, किंतु किनारे और शहर धूल में मिल गए, और आज 300 वर्ष का समय बीत चुका है। मेरा तीसरा प्रश्न, बस यह जानना चाहता हूँ, आज हमारे हुआशिया की राष्ट्रीय शक्ति कैसी है? फिर एक मध्य वाक्य बदल दो, तो हम एक मध्य वाक्य की पट्टी ही बना देते हैं। सब पक्षों को सूचित कर दें। हमारी नौसेना आज 15 बजे समय पर तैनात होगी। हमारे यहाँ यात्रियों के स्वागत की अवधि में सभी सैन्य बल हस्तक्षेप नहीं कर सकते, निकट नहीं आ सकते। यदि कोई इस अवधि में साहस करे और हमारी ओर गोली चलाए, उसे शत्रु दल माना जाएगा। युद्ध की घोषणा? जी हाँ, मैंने अपनी टुकड़ी को पूरे शहर की सुरक्षा के लिए तैनात कर दिया है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि हर साथी सुरक्षित घर लौटे। महाराज, यही तो आज का युद्ध पोत है। कितना भव्य, कितनी गरिमा है। जल्दी भागो। आ गया।
बहुत बढ़िया, हम अभी तुरंत रवाना होते हैं। बहुत बढ़िया साथियों। युद्धपोत आ गया, हमें घर ले चलने आया है। युद्धपोत आ गया, अब हमारी जान बच गई। सब लोग अनुशासन बनाए रखें। युद्धपोत बंदरगाह पर इंतजार कर रहा है। सोचा ही नहीं था आज मैं दूर देश के लोगों के लिए भी बड़ी सेना भेजकर बचाव करूंगा। हमारा देश कभी नहीं छोड़ता एक भी जो अपने देश से प्रेम करते हैं। युवक, यहाँ की दूरी चीन से इतनी दूर है, क्या इससे डर नहीं लगता? कोई और भी तो है दिल से काम करने वाला, मौके का फायदा उठाकर विद्रोह कर दे। महाराज, चिंता है कि दूसरे देश हमारे युद्धपोत पर हमला कर लेंगे। महाराज, आपके सामने जो दिख रहा है, यह बेड़ा इतना सक्षम है कि उसे आसानी से परास्त किया जा सके। आज की दुनिया के 90% देश। क्या मेरी सलाह है कि प्रवासी कार्रवाई रद्द कर दी जाए और महाराज के तीसरे प्रश्न का उत्तर दिया जाए। किसी चतुर चाल से सीधे मुद्दे पर आएं। सिर्फ प्रवासी कार्रवाई रद्द ही नहीं, हमारे देश की सैन्य शक्ति और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव को पूरी तरह दिखाना चाहिए। इसी से राष्ट्र शक्ति का प्रदर्शन होगा, हालांकि बहुत उचित नहीं होगा। मैं बस इतना कहूंगी, अगर एक बेड़ा 90% देशों को मिटा सकता है तो क्या यह कुछ बढ़ा चढ़ाकर कहना नहीं हुआ? बढ़ा चढ़ाकर लगता है लाओबान हमारी सैन्य क्षमता के बारे में अब भी समझ नहीं पाए। उन देशों के लिए जिनके पास वायु रक्षा क्षमता नहीं है, समुद्री नियंत्रण क्षमता नहीं और युद्धपोत रोधी क्षमता भी नहीं, 90% कहना भी बिल्कुल कम है। एक नौसेना टुकड़ी उनके लिए बस पूरी तरह कुचल देने वाली होगी। बिल्कुल सही, यह तो काफी निष्पक्ष है। कुछ हद तक हथियारबंद ताकत, अगर कुछ दक्षिण अमेरिकी और अफ्रीकी देश हो तो एक तीर से एक देश मिट सकता है। यह भी कोई बढ़ा चढ़ाकर कहना नहीं। लाओबान, आप लंबे समय से विदेश में हैं, आपको जानना चाहिए अब चीन पहले जैसा नहीं रहा। एक बेड़ा एक देश को भी समतल कर सकता है। कितना चौंकाने वाला। ऐसी धारदार राष्ट्र की आधारशिला को विदेशों में रहने वाले आम लोगों की रक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। महाराज, क्या जानते हैं हमारे देश के सक्रिय युद्धपोत कितने हैं? हमारे चीन के पास अभी जो युद्धपोत सार्वजनिक रूप से खुले हैं उनकी संख्या 370 से कुछ अधिक है। महाराज, ये 5 युद्धपोत कुल संख्या के 10वें हिस्से के 10वें हिस्से तक भी नहीं है। 370 युद्धपोत। हुआशिया ऐसी समृद्धि और वैभव से दमक रहा है। महामहिम, यह तो अभी सिर्फ नौसेना ही है। हमारी सेना अब 5 बड़ी शाखाओं में बंटी है। स्थल सेना, नौसेना, वायुसेना, रॉकेट सेना, रणनीतिक समर्थन बल। कुल सैनिक शक्ति 2 लाख। अरे 2 लाख। हमारी सेना अब 5 बड़ी शाखाओं में बंटी है। स्थल सेना, नौसेना, वायुसेना, रॉकेट सेना, रणनीतिक समर्थन बल। कुल सैनिक शक्ति 2 लाख। अरे 2 लाख। शून्य सैनिक 10 लाख से भी अधिक। हुआशिया के प्राचीन और आधुनिक इतिहास पर नजर डालें। ऐसा राजवंश कभी नहीं हुआ जिसके पास इतनी राष्ट्रीय शक्ति हो और ऐसे लाखों देशभक्त वीर हों। इसी ताकत से तो पूरा देश फिर संभल सकता है। महामहिम, आज का संसार अब मिंग का नहीं रहा। हर युग का अपना आरंभ और अपना भाग्य होता है। हम भी पूरी ताकत से आगे बढ़ रहे हैं, बस इसलिए कि हुआशिया की सभ्यता समय के साथ फिर से सिर उठा सके। अगर उस समय में होता तो मेरे पास यह लाखों वीर नवयुवक शूरवीर, मैं सचमुच ईर्ष्या करता। महामहिम, मुझसे कुछ छिपा नहीं। मुझे भी गहरा गर्व है कि मैं इसी शहर में पैदा हुआ, और भी अधिक गर्व आज से मैं हुआशिया की संतति हूँ। नवयुवक शूरवीर, आपने अभी अभी जिस स्थल सेना का, नौसेना का, वायु सेना का, रणनीतिक समर्थन बल का जिक्र किया, मैं शायद अधिकतर समझ लेता हूँ, लेकिन यह रॉकेट सेना आखिर है क्या? महामहिम ने कभी उल्का देखी है? स्वाभाविक है, मैं भले ही महल में रहता हूँ, आकाश के तारे और नक्षत्रों के बारे में कुछ न कुछ समझ रखता हूँ। तो फिर मैं आपको चलकर दिखाता हूँ आज की हुआशिया की एक उल्का। नवयुवक शूरवीर, यह स्थान हमारी हुआशिया की सीमा के बाहर है। आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? महामहिम, यह जगह सचमुच हमारी हुआशिया से लगभग 6-7 हजार किलोमीटर दूर के शिया सैनिक शिविर से है। 6-7 हजार किलोमीटर। आज रात आकाश गुंबद में एक उल्का गुजरेगी। वह हुआशिया के इतिहास की सबसे चमकदार उल्काओं में से एक होगी। लगता है आज की यह हुआशिया आगे बढ़ने का रास्ता बिल्कुल आसान नहीं।
इसलिए हम अब भी आगे बढ़ रहे हैं ताकि किसी दिन मिंग राजवंश के अपने स्वर्णिम शिखर पर फिर लौट सकें, हजारों राज्यों का दरबार और संसार सबका सम्मान करे। आप सब ऊपर देखिए, वह क्या है? वह उल्का है। उल्का, उल्का। वह क्या है? आपात समाचार ताजा जानकारी दिखाती है 15 मिनट पहले अभ्यास के नाम पर एक टेम्पेस्ट सीरीज की मिसाइल दागी गई। स्थानीय प्रक्षेपण इस समय गुजर रहा है और ऊपर से संबंधित विभागों ने सत्यापित किया, उस मिसाइल का लक्ष्य था गुवाहाई के बाहर। कृपया आसपास की नावें दूरी बनाए रखें, यह सैन्य अभ्यास है। दोहराएं, यह सैन्य अभ्यास है। संबंधित विभागों ने सत्यापित किया, उस मिसाइल का लक्ष्य था गुवाहाई के बाहर। कृपया आसपास की नावें दूरी बनाए रखें, यह सैन्य अभ्यास है। दोहराएं, यह सैन्य अभ्यास है। आखिर यह है क्या? आखिर कि इसमें इतने वीरों जैसी ताकत है, यह किया कैसे गया? महाराज, इसमें दम है। टेम्पेस्ट सीरीज की मिसाइल 12,000 किलोमीटर के भीतर सटीक वार कर सकती है। 12,000 किलोमीटर? क्या यह कहना नहीं है घर से बाहर निकले बिना दुश्मन को 12,000 किलोमीटर दूर ही ढेर किया जा सकता है? बिल्कुल सही कहा, एक तीर कई निशाने। उस साल यह बात पूरी दुनिया को हिला गई थी। जिन देशों को हमसे शिकायत थी, उस समय सबके सब बहुत शराफत से बैठे रहे। अमेरिका भी उछल कूद नहीं कर पाया। 12,000 किलोमीटर अगर यह पश्चिमी तट तक मार कर सकती है तो सीधे मार कर सकती है अमेरिका की राजधानी। देश की हैसियत और सम्मान हमेशा मजबूत सैन्य शक्ति पर ही टिका होता है, वरना सारा सम्मान और हित सब हवा हवाई है। यही तो रॉकेट सेना है, कमाल की फौजी ताकत है। रॉकेट सेना आज की चीन की रणनीतिक दहशत है। चुनी हुई दिव्य व्यवस्था, जो नहीं निकलती वह रह जाती है, जो निकलती है सब कुछ चट कर जाती है, सिर्फ यह भीड़ को नहीं। अरे फिर और क्या बचेगा? अगर मुझे उस साल यह दिव्य शक्ति मिल जाती तो विद्रोही सेना की क्या औकात। महाराज क्षमा करें, मैं साफ बोलता हूँ, चाहे रॉकेट सेना की ताकत महाराज के हाथ में हो, तब भी महान मिंग के संकट को समझना आसान नहीं होगा। इससे पहले महाराज ने मुझसे 3 सवाल पूछे थे। अब मैं इस बात की पीढ़ी का इंसान हिम्मत करके महाराज से एक सवाल पूछता हूँ। ठीक है, महाराज का मानना है देश को ताकतवर बनाने का मतलब क्या है? क्या खजाना भरा होना ही नहीं है? फौज मजबूत हो, घोड़े तगड़े हों और मंत्री आज्ञाकारी हों, एक सूत्री शासन। अगर महान मिंग अपने शिखर पर होता तो सेना हर तरफ फैल जाती और समूचे समुद्र में उसका सम्मान होता। यही तो महाराज के मन की शक्ति है। क्या बात यह नहीं? अगर इस तरह देखें तो सचमुच मजबूत कहा जाएगा। पिछला युआन राजवंश, लोहे के घुड़सवारों ने यूरोप को रौंद डाला। सीमांत भूभाग की विशालता ऐसा व्यापक कि पहले कभी न देखा। कहा जा सकता है कि वह संसार का अधिपति था, फिर भी उसका देश नष्ट हो गया सिर्फ 80 से कुछ अधिक वर्षों में, और अंततः हांगवू सम्राट ने उसे एक झटके में मिटा दिया। यही तो उनकी राष्ट्र निष्ठा की कमी थी। क्रूर और निरंकुश, चारों ओर दमन और आक्रामकता, जिससे जनता का जीना दूभर हो गया। यदि वे नष्ट हो गए। महामहिम, युआन राजवंश सचमुच बहुत शक्तिशाली था। यदि देश की स्थिति की बात करें, सीमांत संकट, घुड़सवार सेना की हैसियत निश्चित ही ऊंची थी। फिर भी सभ्यता की दृष्टि से वे वास्तव में दुर्बल और छोटे थे। वह तो देखने में ही अजेय सेना लगती है, असल में बस एक खोखला ढांचा भर था। सभ्यता के नजरिए से इस बात का क्या अर्थ है? महामहिम, क्या आपने पहले ही यह नहीं कह दिया था युआन जनता का मन नहीं जीत सका? महामहिम, क्या आपने पहले ही यह नहीं कह दिया था युआन जनता का मन नहीं जीत सका? वे कभी सच्ची जीत हासिल ही नहीं कर पाए। जनता का दिल और समर्थन, मेरी नजर में एक देश की ताकत जनता और राष्ट्र के मन और विचार एक हो जाने में है। जनता और राष्ट्र की इच्छाएं एक ही ताल में धड़कें, तभी देश समृद्ध होता है। किसी एक घराने की एक रात की बड़ी ताकत से नहीं, बल्कि जनता के मन के एकजुट होने में है। सिर्फ जब लोगों के दिलों में आस्था हो, तभी देश को लाभ होता है। जनता में आस्था हो, देश को लाभ हो। जनता किसे कहते हैं? वे हैं गांव-गांव जड़ी बूटी बटोरने वाले युवक, या फिर दिन रात पढ़ने वाले विद्यार्थी और खेतों में पसीना बहाने वाले किसान भी। जनता किसे कहते हैं? वे हैं परीक्षा में प्रथम आने वाले मेधावी, और वे भी जो जनता के लिए प्राण की भीख मांगते हैं, और प्रजा की रक्षा करने वाले जिलाधिकारी। संपन्न जयांगनान की उपजाऊ घाटी भी जनता है, और लेखनी से नीतियां गढ़ने वाले विद्वान भी, वे भी जनता हैं। जनता सब कुछ समेटे हुए है। अटूट जीवन धारा,
उसे महज पद या हैसियत से जबरन बांटा नहीं जा सकता और न ही स्तर के आधार पर लोगों में भेद किया जा सकता। महामहिम, मिंग राजवंश तो स्वर्ग के आदेश से ही आरंभ हुआ था। जन भावना का दर्शन, जनता के मन को जानना, भले ही वह ईश आदेश हो। यह तो राज्य के पतन का समय है, जब जन भावना और राज्य की इच्छाएं धीरे धीरे अलग होने लगती हैं। राज्य शक्ति कमजोर पड़ जाती है, स्वभाव भी विकट हो उठता है। सिर्फ जब जन भावना और राज्य की इच्छाएं एक हो जाएं, तभी यह देश और इसकी सभ्यता अक्षय प्राण शक्ति पा सकती है। जैसे आज का महान चीन, जनता में आस्था हो, देश में ताकत हो। हमारा देश कभी नहीं छोड़ेगा। जीने की हर एक इच्छा रखने वाले हर उस प्रजा को कभी नहीं त्यागेगा। जीवन की हर एक भूमि कभी भी हार नहीं मानूंगा। कोई भी इस धरती से प्यार करने वाले लोग। महामहिम, यही तो मेरे हुआशा सभ्यता का सार है। आज की असली ताकत की जड़ देश जनता को अपनी बाहों में भरता है, जनता देश को अपनी बाहों में भरती है। बिल्कुल सही कहा, बहुत ही सही कहा। हर शब्द अनमोल है। जन भावना को जगाकर व्यवस्था को बचाना। निदेशक लियू, ये चेन जियान, क्या हम अभी भी इसे सह सकते हैं? अब समझ आया, जो जन समर्थन पाता है वही संसार पाता है। प्राचीन काल से लेकर आज तक शासन का सिद्धांत असल में इन्हीं 7 अक्षरों में छिपा था। जो जन समर्थन पाता है वही संसार पाता है। सिर्फ 7 अक्षर। फिर भी किसी ने सच में आंखें खोलकर देखा नहीं। मैंने सीख लिया। महामहिम के शब्द गंभीर हैं। दामिंग की विपत्ति महामहिम की एक भूल भी नहीं। वास्तव में अब जाकर होश आया। ऊपर से प्राकृतिक आपदाएं और भीतर से मानव विपदाएं, सब एक साथ। दामिंग को बचाना हो तो अब कोई और उपाय बचा नहीं। आज हुआशा के चारों दिशाएं समृद्ध, संपन्न और जनता शांत और भी अधिक गौरवशाली। हमेशा के लिए समृद्ध युग। समय अब बस थोड़ा ही बचा है। युवा वीर, मुझे वापस भेज दो। अब समझ आया। महामहिम, भविष्य में हुआशा की संतानें शांति से जीवन जिएंगी और अपने काम में रमी रहेंगी। मेरा हृदय अब संतुष्ट है। दामिंग का संकट आखिरकार दामिंग की अपनी ही राह थी। इसे टाला नहीं जा सकता। महामहिम, महामहिम, आप आखिरकार लौट आए। चिंता मत कीजिए चेंगेन, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। लुटेरा, बीजिंग पर धावा बोलकर जान बचाइए। युवा वीर, मुझे हमेशा डर लगा रहा। डर था कि मैं खुद दामिंग को बर्बाद कर दूंगा। डर था कि मैं कुछ कर ना पाऊंगा। डर था कि इतिहास मुझे बाद के लोगों की नजरों में एक निकम्मा शासक बना देगा। और जितना डरोगे उतना ही वही सामने आता है। मैं सिंहासन पर बैठे 17 वर्ष हो गए। विद्रोही दरबार तक पहुंच चुके थे। हालांकि मैं अपनी पूरी बुद्धि लगा चुका था। स्वर्ग भी क्रोधित था विद्रोहियों के दरबार तक पहुंचने से, और दरबारियों के भ्रमित शिविर जल गए। मैं मर जाऊं तो भी पूर्वजों का सामना धरती के नीचे मुंह दिखाने लायक न रहूंगा। मैं खुद वस्त्र उतारकर अंतिम प्रहार करूंगा, चाहे दुश्मन की सेना बिखर ही क्यों न जाए, अगर एक निर्दोष भी घायल हो। दामिंगा, महामहिम, युवा वीर, भविष्य तुम्हारा है। हुआशा सभ्यता तुम्हारी है। मेरा दामिंग बस इस सभ्यता का एक उत्तराधिकारी है। मैं बेहद भयभीत हूं। हुआशा सभ्यता आखिरकार उत्तराधिकारियों की कमी कभी नहीं रही, कभी पूरी तरह टूटकर नहीं बिखरी। अपनी नियति के आगमन से पहले ऐसी दशा देखकर पीछे की पीढ़ियां भी सन्न रह जाएं। मेरा मन अब पक्का हो चुका है। चेंगेन कहाँ है? महामहिम, आप भी जान बचाकर निकल जाइए। मैं आप पर दोष नहीं लगाता। महामहिम, नौकर का जन्म और मृत्यु सदैव प्रभु के साथ है। मैं अकेले कभी नहीं जीऊंगा। मिंग सम्राट को विदा। मिंग सम्राट को विदा।
बाद की पीढ़ियों का सेवक मैं दोषी हूँ। मिंग सम्राट को विदा। मिंग सम्राट को विदा। 大明皇帝上路。 महाराज के सेवक। बागी सेना पहले ही निषिद्ध नगर में घुस चुकी है। आप चलिए। चलो, हम भला कहाँ तक भाग 咱 सकते 能 हैं? 走到哪儿去？ हम तो बचपन से 俺家 शाही 自 अन्न 小 खाते 吃 आए 的是 हैं। 皇家粮 और स्वामी की देह से बंधे हैं। आसमान और धरती चाहे कितनी भी बड़ी हो, हमारी जाने की कोई जगह कहाँ। 咱的去处。 महामहिम, वीरता पूर्वक देश के लिए बलिदान दीजिए। कहिए मत कि प्रभु 主子 अकेले मार्ग पर चल पड़े। महामहिम, धीमे चलिए। 慢行一步， नौकर आ गया है। 奴来了。 प्रधान 一个 निरीक्षक, 太监 इतना अद्भुत 竟有 वैभव। 这般风骨， वह वांग चेंगेन है, जिसका नाम पत्थर पर भी अमर रह सके। उसकी पहचान केवल पद से नहीं, स्वामी के साथ बलिदान देने से है। निष्ठा और धर्म दोनों पूर्ण। वह सिर्फ सम्राट के प्रति निष्ठावान नहीं, बल्कि अपने दिल में बसे देश के प्रति भी समर्पित है। जब ठंडी रेत की आवाज ने निषिद्ध नगर को निगल लिया, जब मेहुआन के पुराने वृक्ष राज चिन्ह बन गए, सम्राट चोंगझेन झुयोजियान सबसे निर्णायक मुद्रा में मिंग के 276 वर्षों की देशकृति के लिए एक महान शिखर रच दिया। तांग सम्राट ताइजोंगली शिमिन ने भी कहा था, समानता से आदर करें, तभी अधिकारी ठीक रहेंगे। आरंभ को आदर दें, तभी व्यवस्था की शक्ति दिखेगी। दया भाव से आदर करें, तभी लाभ और हानि स्पष्ट होगी। आज मिंग की शुद्धि और पुनर्संगठन के माध्यम से हम भी एक और प्राचीन सिद्धांत, जो जनता का मन जीत ले, वही संसार जीत ले। क्या मैंने गलत 我 कहा? 说错了吗？ हाँ, लेकिन पूरी तरह भी नहीं। क्यों? 为何？ आपकी बात सही नहीं थी। मैं यही बात चोंगझेन को निवेदन करता हूँ, क्योंकि तब कहा गया था कि संसार के लिए संघर्ष है। प्राचीन काल की राजसत्ता की बात, जो जनता का मन जीते वही संसार जीते, यही उसका स्वाभाविक अर्थ है। लेकिन आज का यह भव्य वाक्य सिर्फ जनता का मन जीतने से संसार नहीं जीतता, बल्कि जनता के साथ मिलकर संसार जीतता है। बिल्कुल ठीक कहा, जनता के साथ मिलकर संसार। यही आज के हुआशा की उत्थान की असली जड़ है। चेंजियान। अरे बूढ़े, मैं क्या आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? प्रोफेसर झाओ, बेझिझक पूछिए। आपने इसे शुरू करने की जिद क्यों की? इस कार्यक्रम की रचना ही क्यों की? और फिर 为什么 आपने सबसे पहले किसे चुना? बात करने के लिए क्या श्रद्धा हो जाएगी? प्राचीन और आधुनिक की बातचीत, हजारों सालों का युग फिर से समेट लेंगे। बीते कल और आज को जोड़ना, आज के वैभव का भरपूर आनंद, यही इस कार्यक्रम का मूल है। तो फिर सबसे पहले श्रद्धा क्यों चुनी गई? बस अभी की बातचीत में मैंने साफ कह दिया है, पूर्वजों की पूजा, मूल स्रोत को शुद्ध करना। चेन जियान, तुम यह बात, 这番话 मुझे 我 कुछ 倒 समझ 有些 नहीं आ 听不 रही। 明白了。 हाँ, चेंजियान, तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? चेन जियान, तुम शायद 该 यह 不 नहीं 会是 चाहते हो। 想 लगता है प्रोफेसर झाओ ने मृत इतिहास पढ़ रखा है, पहले ही भांप लिया कि मैं आगे क्या कहने वाला हूँ, तो अब क्या कहने बचेगा? चेन जियान, यह तो सीधा प्रसारण है। अगर तुमने जुबान खोली तो उसका असर सीधे मंच पर पड़ेगा। तुम्हें अच्छी तरह सोच लेना चाहिए। प्रोफेसर झाओ, तुम दोनों किस बात की खिचड़ी पका रहे हो? मुझे तो जरा भी 我 समझ 怎么 नहीं 完 आया। 全听不懂。 हाँ, दोनों, यह क्या हमारे अलावा कोई और साजिश चल रही है? कार्यक्रम बस खत्म होने ही वाला है। यह आदमी और क्या करना चाहता है? प्रमुख, मुझे लगता है मामला शायद ठीक नहीं है, 不是什么好事。 बुरा है। वह आखिर 他总不能 सीधे 在这样的 प्रसारण 直 को 播现 फिर 场 से 吧 ध्वस्त नहीं कर सकता ना। मेरे फैसले से इस कार्यक्रम की शुरुआत से ही सारी तैयारी कर ली गई थी। बातचीत को फिर से गढ़ना, क्योंकि यह समर्पित है पूर्वजों की जड़ को, और यह भी है मूल स्रोत को शुद्ध करने के लिए। मूल स्रोत को शुद्ध करने का क्या अर्थ है? आज
मैं महान मिंग के लिए उस धूल मिट्टी को धो डालूंगा। 300 से ज्यादा सालों की गलतफहमियां, इतिहास को उसकी असली शक्ल में लौट आने दूंगा। महान मिंग। महान मिंग में भला ऐसा क्या अफसोस। ज़ेंझेन सचमुच एक रीढ़ वाला बादशाह है। साम्राज्य को एक सम्मानजनक अंत दे दिया, लेकिन यह छिपा नहीं सकता। मिंग राजवंश की सड़ती हुई व्यवस्था, बादशाह का चूक जाना। मिंग के मध्य और अंतिम दौर में उन कुछ सम्राटों की हकीकत में कोई बहुत नाम नहीं कर पाए। जहाँ किन शासन और मंत्रियों की बात हो, तो यहाँ तक कि उनसे भी कम किंग राजवंश के ज्यादातर सम्राट, जैसे वे 30 से भी अधिक साल जो दरबार भी नहीं गए, 10,000 मील के सम्राट, एक देश के शासक के रूप में शासन ऐसे यहाँ तक पहुंच गया। बस सीधा सा कहूं तो बेहद अराजक। अलगता है मुझे जो 10,000 मील का सम्राट पता है और जो श्री ली जानते हैं, एकदम अलग है। किस बात में अलग? 10,000 मील के सम्राट झू यीजुन अपने शासन के 48 सालों में मिंग राजवंश के सबसे लंबे समय तक राज करने वाले शासक थे। आर्थिक रूप से उसने एक सीमा रेखा लागू की, देश भर की योजना पर जान लुटा दी, धनवानों से चांदी वसूली, कर व्यवस्था में कटौती की, जन धन पर बोझ कम किया। खजाना भर गया पर भंडार खाली नहीं हुआ। राजनीतिक रूप से उसने सब कुछ ठीक ठाक संभाला, फालतू अफसरों की छटनी की, प्रशासनिक दक्षता बढ़ाई। सैन्य मामलों में उसने चंग छिगुआंग को भारी जिम्मेदारी दी। ली चेंगलियांग जैसे नामी सेनापति सीमांत रक्षा को मजबूत किया, डोंगियों को थर्रा दिया। विदेशी युद्धों में वानली के एक शासनकाल में 3 बड़े विद्रोह, सबको धूल चटा दी। 1992 मिंग के तले 8 विद्रोहों को दबाकर व्यवस्था संभाली, मंगोल दमन के लिए सेनापति तैनात किए, 8 विद्रोहों के बागियों को कुचला, उत्तर पश्चिम को स्थिर किया। 1992 से 1998 चाओशियन सहायता के लिए सेना भेजकर चाओशियन को सहारा दिया, जापान का प्रतिरोध किया, शेष घुसपैठिए शिवजी को रौंद दिया। हालांकि सैन्य खर्च लगा, लेकिन पूर्वी एशिया की रक्षा बनी रही। वंश व्यवस्था और सीमा सुरक्षा। 1999 से 1600 बोजो में यांग यिंगलों का विद्रोह शांत किया, दक्षिण पश्चिम के तुसी विद्रोह को कुचला। युन्नान गुइझो क्षेत्र पर पकड़ और मजबूत की। जहां तक इस कथित 30 साल तक दरबार न जाने की बात है, वह तो बस हाजिरी की कमी थी। एक रस्मी सा लंबा किला, किसी भी तरह छोड़ देने की राह नहीं। वानली सम्राट हमेशा वित्त और सैनिक शक्ति पर कड़ी पकड़ बनाए रहे। महत्वपूर्ण अर्जियां बिना देखे कभी नहीं छोड़ी। राज्य की मशीनरी कभी रुकी ही नहीं। कुल उपलब्धियों की बात करें तो वानली के एक शासनकाल में शायद चिंग के आधे सम्राटों को कड़ी टक्कर दे दे। अरे बाप रे, तुम तो पूरी तरह मनगढ़ंत कहानी सुना रहे हो। अरे बाप रे, तुम तो पूरी तरह मनगढ़ंत कहानी सुना रहे हो। अरे बाप रे। अगर अर्थशास्त्र की बात करें, एक ही झटके में चांदी आधारित मुद्रा प्रणाली लागू कर दी। लोक व्यापार का समुद्री नेटवर्क दक्षिणी समुद्रों तक फैल गया। किंग देश को बंद करके अलग थलग कर दिया। हथियारों के अनुसंधान से ही डील पक्की हो सकती थी। अगर सैन्य मामलों की बात करें, मिंग और सू के पास देव शक्ति थी। हथियारों की औपचारिक रूप से गठित टीम बनाई। वानली के चाओशियन युद्ध में समुद्र पार करके समुद्री डाकुओं को भी काबू कर लिया। किंग जियापियन युद्ध के समय अब भी 200 साल पुराने लाल कोट तोपों का ही इस्तेमाल किया। अगर जनजीवन और निर्माण कर्म की बात करें, मिंग राजवंश ने सम्राटी शासन किया। जियाओजी एक ऋण सहायता पर पानी के काम में चोट खाई। दागी नदी की भव्य धारा का जीर्णोद्धार किया। पूरा शहर जल कर से जुर्माना भरता रहा। किंग 5 साल आगे निकलकर पीली नदी की सैकड़ों शाखाएं, इसीलिए लाखों लोगों ने धनाढ़ दरबारियों से चांदी के रूप में दान और कर वसूला। परत दर परत कड़ी कटाई हुई। तुम लोग कह रहे हो कांक्षी का युग एक समृद्ध युग था, पर उस समृद्धि के पीछे इतिहास को फिर उसकी असली शक्ल में लौटाया जाए। तकनीक को ठहराव में धकेल दिया गया, तो शिक्षित लोगों को कैलेंडर सुधार पर भरोसा करना होगा। इसे ही तो प्रगति कहते हैं। लेकिन जनसंख्या घोर विषम है, आमने सामने। इतिहास की किताबों में दर्ज बस बर्फ की चट्टान का एक कोना। दुनिया के लोग भी साम्राज्य किंग, साम्राज्य मिंग से कहीं अधिक समृद्ध। आज मैं चोंगझेन को आधार मानकर पूरी दुनिया के सामने यह सिद्ध करूंगा, भले ही यह 300 वर्षों से भी पहले की बात हो। मिंग वंश का वैभव और सभ्यता की आभा फिर भी कहीं अधिक श्रेष्ठ है। स्वयं को बंद कर किंग की तरह बचाव करने वाली नीति मिंग किंग से कहीं श्रेष्ठ। किंग राजवंश के लिए ऐसा ही निंग सदा मित्र राष्ट्र देना, अच्छे उपकार नहीं करना, अच्छा और महान चीन, देश की खुशी को दूर कर देना, यही तो सबसे सच्ची छवि है। लेकिन तब किंग काल के आम लोगों का जीवन मिंग वंश से कहीं बेहतर था। हाँ, मिंग के हजारों वर्षों में पुर्तगाली मिशनरी सैंतुश दाओ ने बड़े चीन अभिलेख में लिखा है, चीन में उत्पादित रेशम अधिकतर झेजियांग से आता था, जिसकी पैदावार देखकर लोग दंग रह जाते थे। न केवल सादा रेशम हर जगह मिलता था, बल्कि आज तक भी उसका वैभव रजत जितना था। ऊपर वाले हों या नीचे की प्रजा, सभी के वस्त्र सादे और पतले थे। इतिहास में मारा उधम मचाने वालों ने जियांगनान का वर्णन किया है। कपड़े पतले, खाना मांस भरा, सब कुओं और पहाड़ों की ओर चलते थे। लोग जीवन का अनुसरण करते थे। और किंग राजवंश के बारे में क्या? 1993 वाघेलनी दूध दल झेजियांग पहुंचा, जहां उसने किसानों की झोपड़ियां देखी, मीठे पकवान,
नीले पंखों वाली कमीज, अत्यंत शालीन मिशनरी मिंग एनफो। चीनी लोगों के स्वभाव में चित्रित किया गया। उत्तर चीन निर्दोष, भूख में भी भोजन करना जैसे स्नान, चेहरा जैसे सुन्न लकड़ी, जैसे पिंजरे में बंद कुत्ता राज्य। यही तो है जो आप सब कह रहे हैं। जीवन और भी अच्छा। जब बात यहाँ तक पहुंच ही गई है, मैं आप सबको पहले ही बता दूं, गुओशी यूनिटू के दूसरे सत्र का विषय तय हो चुका है, मिंग और किंग के आम लोगों का इतिहास। आदेश, मैं आप सबको वहां स्वयं लेकर जाऊंगा, सीधे अनुभव कराने मिंग और किंग काल की आम जनता का सच्चा जीवन। आज गुओशी यूनिटू यहीं समाप्त होता है। देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगले अंक में फिर मिलेंगे। 最新消息显示，对已严重动摇两国友好关系。 अपने ही कारण कई देशों में तीखा असंतोष जगाना, अंतर्राष्ट्रीय आवाज को छोड़ देना, स्वयं को अलगाव में न धकेलें। बकवास, ये विदेशी और शैतान किस मुंह से ऐसी बात कर रहे हैं? स्पष्ट है कि पहले उन्होंने ही हमें निशाना बनाया। बेशर्म सूरत, सीधे एक झटके में टोपी उड़ा देने वाला, केवल उन्हीं को कर वसूलने की अनुमति, हमें पलटवार करने की मनाही। कृपया शब्दों पर ध्यान दें। कर केवल अपनी देशी उद्योगों की रक्षा के लिए है, यह उत्तर चीन के खिलाफ नहीं है। बिल्कुल सही। आधुनिक दौर में पहले नंबर पर, यह हमारे बिल्कुल उलट है। अरे, मेरा यह गरम मिजाज सिर्फ अफसरों को आग लगाने की छूट है, आम लोगों को दिया जलाने तक की मनाही है ना? तुम लोग तो यह खेल अच्छी तरह जानते हो।